अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज़ ग्रो स्कूल ऑफ बिजनेस के प्लेटफॉर्म से। आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा कैफ 8 का रिफ्रेशर स्टार्ट होने लगा है, तो इंशाल्लाह उसको भी करते हैं। उससे पहले कुछ चीजें बस आपके साथ डिस्कस करनी है। वो ये है कि जी इंशाल्लाह ये 12 डेज का आपका रिफ्रेशर होगा। आप लोगों के साथ वो स्केड्यूल शेयर कर दिया गया है। वीडियोस इंशाल्लाह ये साथ साथ ही ओपन हो जाएंगी, अपलोड हो जाएंगी। पहले हमारा प्लान था कुछ और, लेकिन अब कुछ स्टूडेंट्स के कहने पर हमने इसको ओपन कर देना साथ ही। लेकिन हाँ, साथ साथ टेस्ट सेशन चल रहे होंगे, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो फॉर्म आप फिल करें तो टेस्टिंग भी हो जाएगी। वो टेस्ट का ये है कि वो खुद बनाने भी मैंने और मार्क भी मैंने करने, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा इसका ये है कि रिफ्रेशर्स जो होते हैं उनका पर्पस बेसिकली होता है कि आपने ऑलरेडी स्टडीज की होती हैं अपनी, मतलब आपने बुक थॉरली स्टडी की होती है, लेक्चर्स वगैरह लिए या नहीं लिए, सेल्फ स्टडी किया व्हाटएवर, लेकिन आपने अपनी तरफ से तैयारी की होती है। एंड पे जाके फिर आप चाहते हैं यार एक बार थोड़ा कोई हमारा रिफ्रेश करवा दे हमारे तमाम कॉन्सेप्ट्स को, तो इंशाल्लाह आप तमाम कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से यहाँ पे रिवाइज करेंगे। प्रैक्टिस जो आपकी होगी वो टेस्ट के थ्रू ही हो सकती है, चाहे आप इधर दे रहे हैं या किसी भी और इंस्टीट्यूट में दे रहे हैं। तो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है ऑडिट के अंदर। ऑडिट जो है लिटरली ये आपके कैफ या सीफैब बल्कि आप कहेंगे सीए का ओवरऑल, मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर, स्टूडेंट लाइफ के अंदर भी जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, इवन न्यूमेरिकल्स वाले, वो भी मैंने कम प्रैक्टिस के साथ पास किए हुए हैं, लेकिन ये वाला भाई प्रैक्टिस मांगता है। रीजन इसकी थोड़ी सी आपको मैं बता देता हूँ ताकि आगे भी आप लोगों को अगर पहले नहीं भी आइडिया तो हो जाए। देखें, ऑडिट है बहुत ही ज्यादा जजमेंटल सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें तो जगह जगह वो कहते हैं प्रोफेशनल जजमेंट यूज करें, प्रोफेशनल जजमेंट यूज करें। अब इशू पता है क्या होता है? इशू ये होता है कि स्टूडेंट्स के प्रोफेशनल जजमेंट होती नहीं, क्योंकि आप लोग अभी फील्ड में तो नहीं है, अभी तो आप सिर्फ एकेडमिक स्टडी कर रहे हैं अपनी। तो आप आर्टिकल्स में जाएंगे या उसके बाद प्रैक्टिस में जाएंगे, वहां पर फिर आप प्रोफेशनल जजमेंट वक्त के साथ साथ बढ़ती जाएगी, बेहतर होती जाएगी। तो अब एग्जामिनर की भी एक प्रोफेशनल जजमेंट है, और एग्जामिनर कहता है कि आप तमाम लोगों की जजमेंट उसके मुताबिक हो। हालांकि जजमेंट आपको पता है हर बंदे की अपनी अपनी हो सकती है, हर बंदे का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। एक ही असेशन एक ही चीज के ऊपर हो सकता है, डिफरेंट तरह के प्रोसीजर्स लगने हो, एक ही जिसको एड्रेस करने के लिए डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। मैं कुछ और कहूंगा, आप कुछ और कह सकते हैं, एग्जामिनर कुछ और कह सकता है। तो मतलब एक ही चीज के कोई 10, 15, 20 आंसर्स भी निकल सकते हैं। लेकिन एग्जामिनर ऑब्वियसली चाहता है कि वो वाला आंसर हो, वो जवाब स्टूडेंट्स लिखें जो उसके अप्रोच के करीब करीब है, ठीक है। अदरवाइज उसके लिए पेपर चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब उसकी अप्रोच के करीब पहुंचने के लिए फिर क्या तरीका कार है? ऑब्वियसली प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप एग्जामिनर की अप्रोच के पास पहुंचना स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कॉन्सेप्ट से। अगर आप कहेंगे कि हम क्रैमिंग करके कर लें, कुछ फ्लो चार्ट्स वगैरह बना लें, उनको हम सिर्फ याद कर लें, मेमोराइज कर लें, तो ये लिटरली आपके लिए मसला पैदा करेगा। यहाँ पर तो शायद कोई ना कोई जुगाड़ लग जाए, लेकिन फाइनल में फंस जाएंगे। और आपने ऑब्वियसली पूरा सीए करना है, आपने सिर्फ गैप थोड़ी करना है। तो यहाँ पर भी वैसे रिकमेंडेड है कि कॉन्सेप्चुअली चलें, वरना उसमें थोड़ी सी रिक्वायरमेंट चेंज करनी है तो आपने उधर घबरा जाना है। ऑडिट का पेपर एक ऐसा पेपर है कि जिसके अंदर रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। एक दो वर्ड्स वो चेंज करता है, पूरे का पूरा सिचुएशन चेंज हो जाती है। चले जी, ये सब तो होता रहेगा, साथ साथ मैं आपको गाइड भी करने की कोशिश करूंगा जितनी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज स्टार्ट करते हैं। आई कैप की बुक से हम पढ़ेंगे। स्केड्यूल आप लोगों के साथ शेयर्ड है। आज चैप्टर 1 और 2 है। मैं आई कैप की बुक को ही फॉलो करता हूं। आप लोग जिस भी बुक से पढ़ रहे थे या पढ़ रहे हैं उसी से पढ़ें, लेकिन मैं इसी से मतलब पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलें जी, तो पहला हमारा चैप्टर आप लोगों को पता होगा, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, कॉन्सेप्ट एंड नीड फॉर एश्योरेंस, ठीक है जी। ये आप लोगों को साथ स्क्रीन नजर आ रही होगी यहाँ पर, ताकि कोशिश है कि आप अपना कोई और बुकलेट साथ आपको यूज करने की जरूरत ना पड़े। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें। तो इस वीडियो को आप ऐसे कोशिश करिएगा 720, 1080 पे देखें, ताकि आपके सामने बिल्कुल क्लियर वो पिक्चर्स हों। अच्छा जी, सबसे पहले डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। अब आप लोगों को पता है कि ऑडिट का मकसद क्या होता है कि आपने ऑफिशियल एग्जामिनेशन करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े उसके ऊपर। अब आपको ये आइडिया है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो मैनेजमेंट ने बनानी होती हैं, और बड़ी कंपनीज में, लिस्टेड कंपनीज में मैनेजमेंट और उसके जो यूजर्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स मतलब शेयर होल्डर्स, वो अलग होते हैं, वो सेपरेट होते हैं, ठीक है। अब शेयर होल्डर्स ने सारी की सारी जो अथॉरिटी दी होती है वो मैनेजमेंट को दी होती है कि सर आप चलाएं, डायरेक्टर्स वगैरह को, कि आप सारा सिस्टम देखें और हम जो भी पैसा होगा हम कैपिटल की सूरत में पैसा लगाएंगे। वो अपना पैसा लेते हैं और वो आगे आपका डायरेक्टर्स वगैरह उसको चलाते हैं। अब यूजर्स ये चाहते हैं कि यार हमें पता तो चले ना कि क्या हमारे पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है, कि
और अपने पर्सनल यूज के लिए तो नहीं कर रहे, बिजनेस के लिए कर रहे हैं, और क्या किसी की लॉ की नॉन कंप्लायंस तो नहीं हो रही, बाद में पकड़े तो हमने जाना है, ठीक है। तो ये इन सब चीजों के लिए वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी एक इंडिपेंडेंट बंदा आए और इंडिपेंडेंट पर्सन आके हमें कॉन्फिडेंस दे इस चीज के ऊपर कि हाँ जी भैया आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, सही है। तो इसको हम बेसिकली ऑडिट कहते हैं। अब ऑडिट करना किसका होता है आपको पता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का करना होता है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है इसका भी आपको आइडिया है कि जी आपने रिपोर्टिंग्स के अंदर पढ़ा होगा, रिपोर्टिंग में आपने IAS 1 पढ़ा होगा, उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन भी आती है, उसके 5 आपको कंपोनेंट्स भी वो बताता है। छठा भी है वो कंपैरेटिव को 6 आप कह सकते हैं। बेसिकली 5 में कौन से, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और कंप्रिहेंसिव इनकम एंड कंप्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होती है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज होती है, एंड क्या होते हैं, नोट्स होते हैं। और 6 अब वो कहते हैं कि जी आप कंपैरेटिव को भी साथ, क्योंकि कंपैरेटिव भी आपको पता जरूरी है। अच्छा, अब इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नेम लिखे हुए हैं IFRS के मुताबिक यही वाले नेम है। पहले बैलेंस शीट वर्ड भी यूज हो जाता था, अब नहीं होता। पहले ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होता था और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इस तरह के नाम भी होते हैं, लेकिन अब जो नेम चल रहा है ना वही आपने लिखना है, ठीक है। अगर कंप्रिहेंसिव इनकम है उसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम उसका नाम हो जाएगा। अगर कंप्रिहेंसिव इनकम नहीं है, OCI अदर कंप्रिहेंसिव इनकम नहीं है, तो देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये मतलब इतना ज्यादा जरूरी है चीज। अब नेक्स्ट बात आई कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो है, लेकिन वो बनाई किस तरह गई है। तो जिन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाई जाती है उनको हम बोलते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, AFRF, एप्लीकेबल। अच्छा, अब थोड़ा सा इस पे मैं आपको गाइड कर देता हूं कि देखें, आप लोगों ने सुना होगा कि AFRF क्या है। अब AFRF बेसिकली एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, IFRS ही नहीं होते, सिर्फ कुछ और स्टैंडर्ड्स भी हैं। IFRS का तो आपको आइडिया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तकरीबन पूरी दुनिया में चलते हैं। US के अलावा, US गैप है उनका अपना, अदरवाइज तकरीबन तमाम कंट्रीज में IFRS चलते हैं। लेकिन तमाम कंट्रीज के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर कंपनीज की बात की जाए तो कंपनीज एक्ट 2017 वो रिक्वायर करता है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट जो है हमारा लोकल कानून है फेडरल लेवल का, वही फिर हमें बताता है कि आपका AFRF क्या होगा, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होगा। इसके ऊपर वैसे मैंने एक अलग से छोटी सी वीडियो भी रिकॉर्ड की है, अगर आप वो भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो वो बेसिकली आपको AFRF बताता है। तो कंपनीज एक्ट जो है उसका 3rd स्केड्यूल है, वहां पर डिफरेंट कैटेगरीज लिखी हुई है। कंपनीज की लिस्टेड कंपनी हो तो आपने AFRF किसको रखना है, स्मॉल साइज है, मीडियम साइज है, लार्ज साइज है, NPO है। तो इसका मतलब है कि और भी कुछ है दुनिया, ठीक है, सिर्फ IFRS नहीं है, और भी है। जैसे जो मीडियम साइज होती है उनके ऊपर IFRS फॉर SMEs होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के। देन आपका जो स्मॉल साइज है उसके ऊपर AFRS फॉर SSEs होती है। देन NPO आती है, उनके ऊपर NPO के स्टैंडर्ड्स लगते हैं। इस तरह जो कंपनीज एक्ट है उसकी अपनी भी रिक्वायरमेंट्स है, उसका 4th स्केड्यूल भी है, 5th स्केड्यूल भी है। लिस्टेड कंपनी है तो 4th स्केड्यूल के डिस्क्लोजर्स लगने हैं, अदर देन लिस्टेड है तो 5th स्केड्यूल के लगने हैं। तो मतलब ये चीजें भी हैं साथ साथ। तो बेसिकली आप वहां से AFRF उठाते हो कि आपका रेलेवेंट AFRF कौन सा है, उसके मुताबिक आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो। तो क्लाइंट ने ये बनाई होती है, आपने उसी के ऊपर जाके उनका ऑडिट करना होता है। बाकी ये कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, स्टीवर्डशिप, एजेंसी, ये आप लोगों को आइडिया होगा। इसमें अब क्या हमने डिस्कस करना है, ये शेयर होल्डर्स का पैसा होता है डायरेक्टर्स के पास, तो डायरेक्टर्स उनके एजेंट भी होते हैं, उनके बिहाफ पे काम करते हैं, तो सही तरह करना चाहिए। आपको पता है एजेंसी का रिलेशनशिप आपने बिजनेस लॉ में पढ़ा होगा। अकाउंटेबिलिटी भी करना चाहते हैं यूजर उसकी कि भैया आपको पैसे देते हैं, हमें जरा हिसाब किताब भी दें उनका। और स्टीवर्डशिप का रोल भी होता है। स्टीवर्डशिप का मतलब क्या होता है कि वो सारा कुछ उनके बिहाफ पे करते हैं, और इसलिए उन्हें चाहिए कि भाई ट्रस्ट वर्दीनेस भी अपनी शो करें, थोड़ा काम को ठीक तरीके से भी करें। तो ये चीज है। अब इस चीज को इंश्योर करने के लिए ऑडिटर साहब को बुलाया जाता है। ऑडिटर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन, ये आपने याद रखना है। एक्सटर्नल ऑडिटर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन, ठीक है। अच्छा, देन ऑडिट रिपोर्ट में इंडिपेंडेंस, मटेरियलिटी, ट्रू फेयर व्यू, ये आप लोगों ने अभी तक पूरा ऑडिट पढ़ लिया होगा। तो आई बिलीव ये रेलेवेंट जगह पर जाके हम बात कर लेंगे इसकी। अब यहाँ पर क्या करनी है ये तो मतलब स्टार्ट में बताने के लिए, अदरवाइज आप लोगों ने क्योंकि कर लिया हुआ है अपनी वाइस, तो फिर एंड पे इसको देख लेंगे, ठीक है जी। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर बहुत मैटर करती है, हमने डिस्कस कर लिया है। ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, इसको भी देख लेते हैं। देखें, IFRS भी जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, उसमें वैसे तो वो रूल्स बेस्ड हैं, लेकिन उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बताए हुए हैं। आपको थोड़ा आइडिया होगा रूल और प्रिंसिपल में फर्क। रूल ये होता है कि आपको 10 लाइनें बता देती है कि आपने 10 के ऊपर अमल करना है, इसके अलावा आप कुछ भी और कर लो तो हमें कोई मसला नहीं है। जैसे कानून होता है, कानून रूल होता है ना, कि वो हमें बता देता है कि यार आपने सिग्नल नहीं तोड़ना। लेट से अगर ये रूल होता सिर्फ कि आपने सिर्फ सिग्नल नहीं तोड़ना, बाकी आप जिग-जैग जो मर्जी करते रहते फिर, ठीक है। लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, वो 12-15 पेजेस का जो चलाना था उसमें डिफरेंट तरह के रूल्स लिखेंगे, आपने ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं, लेकिन आप उसके अलावा फिर भी कुछ कर सकते हो। तो जब आपको वार्डन रोकेगा तो वो कहेगा कि आपने ये हरकत की है, तो आप कहेंगे भाई दिखाएं जरा आपके पेज के ऊपर लिखी हुई है वाली हरकत। अगर वहां पे नहीं लिखी हुई तो वो आपको फाइन नहीं कर सकता। बात आ रही समझ।
लेकिन दूसरी तरफ एक होता है वर्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब भी उसूल होता है। प्रिंसिपल ये है, फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जा सकता है कि सड़क के ऊपर आपने जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। अब देखिए, जिम्मेदारी का मुजाहरा हर बंदे के माइंड में कुछ और हो सकता है। मेरे लिए जिम्मेदारी कुछ और हो सकती है, आपके लिए कुछ और हो सकती है। कोई थर्ड पर्सन है, वो बिल्कुल ही जिम्मेदारी को कुछ और समझेगा। बात आ रही समय। तो अब ये है प्रिंसिपल, लेकिन उन्होंने देखा उसमें क्लियर कर दिया कि भाई जिम्मेदारी के अंदर हर वो चीज आ जाती है जो रोड के ऊपर दूसरों को भी और आपको भी डिस्टर्ब ना करे। तो आप ऐसे फिर कोई भी हरकत नहीं करेंगे, वहां पर आपको प्रिंसिपल्स लिखने की जरूरत, रूल्स लिखने की नीड ही नहीं है। बात आ रही है समझ। अब आप ये देखें, यहाँ पे दोबारा वापस आते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू। देखें, ट्रू का मतलब तो हो गया ना कि जो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चीज होनी चाहिए, जो एज पर AFRF चीज होनी चाहिए, आपने उसी तरह की। फेयर के अंदर मसला आता है, फेयर इज अ जजमेंटल थिंग। अब मेरे नजदीक फेयर कुछ और हो सकता है, आपके नजदीक कुछ और हो सकता है फेयर। तो ये प्रिंसिपल बेस्ड है भाई, फेयर रहना है आपने कहीं पर भी अगर आपको लग रहा है कि यार ये मैं बात इसलिए छुपा रहा हूं कि यूजर्स को पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब आप अनफेयर है उनके साथ, ठीक है। डिस्क्लोजर्स के अंदर मसले आते हैं। नोट्स के अंदर जो है, आपको डिस्क्लोजर्स का पता होगा, जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं, उसके अंदर कंप्लीट बात नहीं बताई जाती, बहाने बनाए जाते हैं, चीजों को छुपाया जाता है। उससे बचने के लिए उन्होंने ये टर्म निकाली है कि भाई गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। फेयर व्यू भी आपने देना है, सिर्फ अकाउंटिंग की एंट्रीज की हद तक नहीं हम चल रहे हैं आपके साथ, बल्कि हम चाहते हैं कि आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी दें, बिल्कुल फेयर इन्फॉर्मेशन भी दें, कहीं पे झूठ भी ना बोले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, ठीक हो गया। देन उन्होंने एक मेंशन बात की है बोल्ड करके कि द ऑडिटर डज नॉट सर्टिफाई और गारंटी दैट द एफएस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आप लोगों को आइडिया है ऑडिटर ने क्या देना होता है ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर? ओपिनियन देना होता है, ठीक है। कोई जजमेंट नहीं देनी होती, जैसे कोर्ट की तरफ से जजमेंट आती है वो सर्टिफाई कर देते हैं, ना ही हमने कोई गारंटी देनी होती है, हमने सिर्फ अपना ओपिनियन देना होता है। अब ओपिनियन आपको पता है कि 10 बंदे 10 का डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो हमारी एक सेफ साइड भी है ये कि हमने वहां पर ओपिनियन देना होता है, हमने कोई जजमेंट, हमने कोई फैसला नहीं देना होता, हमारा एक ओपिनियन है। ओपिनियन माइट बी रॉन्ग एज वेल। तो ये आपने क्लियर समझना है बात को, क्योंकि ज्यादा पब्लिक परसेप्शन यही है, एक्सपेक्टेशन गैप जिसको बोला जाता है, वो यही है कि लोग समझते हैं हमने फ्रॉड भी पकड़ने हैं, लोग समझते हैं हमने फैसला दे देना, अगर हमने कह दिया सही तो सब कुछ सही। ऐसा नहीं है, ठीक है। हमने सिर्फ अपना एक ओपिनियन उसको देना होता है। मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट भी आपको आइडिया है कि मटीरियलिटी से मुराद क्या है, आगे जाके मजीद पढ़ भी लेंगे आगे 320 के अंदर। मटीरियलिटी से मुराद ये है कि भाई आपने हर एक चीज के ऊपर फोकस नहीं करना, ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हर एक चीज होती है। IAS 1 जो है प्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड अकाउंटिंग का, वो ये बात कहता है कि भाई आपने हर चीज को नहीं देखना, मैनेजमेंट की डिस्क्रिप्शन है, जो उसको मटेरियल लगता है उस अमाउंट को लिखेंगे, जो नहीं लगता नहीं लिखेंगे। अदरवाइज आप ये सोचें कि अगर एक्सपेंसेस की बात की जाए, छोटे छोटे बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, अकाउंटिंग हेड्स ही मतलब बहुत ज्यादा, स्टेशनरी का बना लें, ऑफिस सप्लाईज का बना लें, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल के अंदर 10 चीजें आती हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो आप छोटी छोटी 2-2 रुपए, 5-5 रुपए, 200, 500, 1000 रुपए की चीज का हर किसी का नहीं वहां पे अलग से हेड बना सकते वरना आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पता नहीं कितनी ज्यादा लेंथी हो जाए। आप एडमिन एक्सपेंसेस स्टार्ट करो, पता लग रहा है 4-5 मिनट इसके ऊपर तो एक्सपेंसेस चल रहे हैं, और बिला वजह छोटी छोटी चीजें जो कि यूजर के लिए मटेरियल ही नहीं है। तो आपने ये देखना है कि भाई यूजर के लिए क्या चीज मटेरियल है, उसके मुताबिक आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। यूजर के लिए आमतौर पर मटेरियल चीज होती है जहां पर वैल्यू उनकी हाई हो या उसके अंदर रिस्क ज्यादा हो, वो चीज उनके लिए मटेरियल होती है। तो ऑडिटर ने भी इसी एंगल से देखना है। ऑडिटर के लिए मटेरियलिटी आप आइजा 320 के अंदर पढ़ चुके हैं, और आप वहां पर दोबारा रिवाइज कर लेंगे कि आइजा 320 ये कहता है कि मटेरियलिटी वो चीज है जो यूजर के डिसीजन को अफेक्ट करे। पहले तो आपने देखा है यूजर्स कौन है, यूजर्स किस चीज के अंदर इंटरेस्टेड है, भाई बेंचमार्क आप ढूंढेंगे, सही है। फिर आप उसको परसेंटेज लगाते हो। तो बेसिकली मकसद आपका ये होता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ यूजर्स के हिसाब से उसको देखना होता है। या फिर अगर लॉ की नॉन कंप्लायंस हो रही है, क्योंकि वो चीज लॉ की नॉन कंप्लायंस जो है वो कई बार अमाउंट वाइज तो क्वांटिटेटिवली तो मटेरियल नहीं होती, लेकिन क्वालिटेटिवली बड़ी मटेरियल है, ठीक है। कई बार होता है कि फाइन तो 10,000 है, लेकिन अगर ना पे किया तो पता लगेगा आगे फैक्ट्री बंद कर दें आपकी, बात आ रही है। तो ये चीजें अब स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ऑडिट की जो रिक्वायरमेंट है वो तमाम कंपनीज के लिए तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर कंपनीज के लिए है। कौन सी कंपनीज के लिए नहीं है वो आपने याद कर लेना है, वही जो जिनका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम हो और वो किसी पब्लिक लिस्टेड कंपनी की सब्सिडी ना हो, इस तरह आपने उसको याद कर लेना, वो आपको थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी चीजें। तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, वरना मतलब इधर कोई शौक से तो कोई भी नहीं करवाता ऑडिट पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट। मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट का तो आपको पता है जो भी काम करते हैं, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, ये आमतौर पर डायरेक्टर्स को बोला जाता है, जिनको शेयर होल्डर्स ने चार्ज दे दिया कि भाई आप सारी हमारी गवर्नेंस को मैनेज करें। अच्छा, अब जो छोटी कंपनीज होती हैं जिसमें 3-4 शेयर होल्डर्स हैं और वही डायरेक्टर है, वही मैनेजमेंट है, तो आमतौर पर मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज गवर्नेंस सेम पर्सन हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत जो बड़ी कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनी है, इसमें हजारों में शेयर होल्डर्स होते हैं और वहां पर मैनेजमेंट भी डिफरेंट होती है, और डायरेक्टर्स जाहिर है बहुत ज्यादा तो नहीं बन सकते, मैनेजमेंट भी अच्छी खासी होती है, तो डायरेक्टर 7-8-10-12 लोग जो होते हैं वो 2-4 गवर्नेंस होते हैं, तो डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं।
अब इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले फ्रॉड को रोकने की और डिटेक्ट करने की है। इसका मतलब है कि फ्रॉड को रोकना या डिटेक्ट करना ऑडिटर की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वो आगे वो भी पढ़ लेंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमने देखना है कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड एरर। मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है, चाहे वो फ्रॉड की मिसस्टेटमेंट हो चाहे वो एरर की मिसस्टेटमेंट हो। मतलब हमने दोनों को सेम ही समझना है। ऑब्वियसली हम फ्रॉड के ऊपर थोड़ा सा अपना ISO 240 के मुताबिक थोड़े ज्यादा प्रोसीजर्स वहां पे परफॉर्म करेंगे, थोड़ा ज्यादा तरीके से उसको एक और एंगल से देखते हैं। लेकिन अब ये नहीं है कि हम भाई फ्रॉड ढूंढने बैठ जाएं और वहां पे और कुछ ना करें। प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड दोज गवर्नेंस। दूसरा नंबर पे प्रिपरेशन ऑफ एफएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना। आमतौर पर पब्लिक समझती है कि ऑडिटर करता है, क्योंकि प्रैक्टिकली ऑडिटर ही करता है। क्लाइंट में जाएंगे, क्लाइंट के पास तो अगर थोड़ा छोटा क्लाइंट है, छोटा भी क्या अच्छे वाले भी, उससे लिस्टेड कंपनीज में कोई अच्छे CFO जो उनके पास ज्यादा CAs होते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी हद तक बना लेते हैं। अदरवाइज डिस्क्लोजर तो वो भी नहीं बना पाते, क्योंकि वो लोग अपने काम में बिजी होते हैं, इंडस्ट्री में बिजी होते हैं, उनको अपडेट्स का नहीं पता होता, होना चाहिए लेकिन वो बस नहीं अप टू डेट रहते। तो CAs जो होते हैं, जो इन प्रैक्टिस है, उनका डेली का काम ही है, तो उन्हें पता होता है कौन सा स्टैंडर्ड चेंज हुआ है, कौन सा अब ट्रीटमेंट नया आया है, तो वो सारा कुछ अपने हिसाब से करते हैं। तो प्रैक्टिकली प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ऑडिटर ही कर रहा होता है, लेकिन आइडियली और एज पर स्टैंडर्ड्स, एज पर बुक्स जो है मैनेजमेंट एंड दोस्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके ऊपर साइन भी इनके ही होते हैं। आपको याद ही है कि CEO और डायरेक्टर के साइन होने होते हैं, ठीक है। और अगर लिस्टेड कंपनी हो CEO डायरेक्टर है, CFO के, CEO में आपने पढ़ा होगा। अच्छा, देन डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स आगे जाके पढ़ भी लेंगे, ISO 315 में भी देखेंगे। इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं कि आपने अपने कंपनी को चलाने के लिए इंटरनली उसके अंदर क्या चेक एंड बैलेंस लगाए हुए हैं ताकि मसाइल हो ही ना, ठीक है। उनको इंटरनल कंट्रोल्स आम अल्फाज में बोला जाता है। तो उसकी डिजाइन, उसको बनाना इंटरनल कंट्रोल्स को, उनकी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, ये भी काम किसका है? ये आपकी मैनेजमेंट एंड दोस्त का। तो ये तीन तो मेन उनके काम हो गए ना, फ्रॉड की डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, FS की प्रिपरेशन एंड आपका इंटरनल कंट्रोल्स का डिजाइन एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। देन ऑडिट के हवाले से भी कुछ तो है जिम्मेदारी। ऑडिटर के हवाले से क्या है कि आपने भाई ऑडिटर को एक्सेस देनी है, जो जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए, उसके अलावा मजीद जो रेलेवेंट ऑडिट के हवाले से आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लेजर्स, ट्रायल बैलेंस वगैरह सारा कुछ वो देंगे। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्संस, आप ऑडिटर जिस बंदे को मिलना चाह रहे हैं ऑडिट के हवाले से उसको मिलने दिया। अब वैसे ही ऑडिटर वहां पे कहे कि जी किसी को मैंने मिलना है तो समझ रहे आप, वो उसको मिलने की इजाजत नहीं है। अदरवाइज आपको ऑडिट के हवाले से जो भी आप करना चाहते हैं, जिससे भी डिस्कशन करना चाहते हैं, लीगल एडवाइजर से डेटर्स को कंफर्मेशन भेजनी है, पेबल्स जो है आपके उनको कंफर्मेशन भेजनी है, तो आप भेज सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइडिंग रिटन रिप्रेजेंटेशन टू द ऑडिटर एट द एंड ऑफ द ऑडिट। ISA 580 ये बड़ा एक मिसयूज्ड स्टैंडर्ड है। इसको हम जब पढ़ेंगे तो उसमें भी डिस्कस करेंगे कि इसको जो ये है उतना ही इसको समझना है, इसको बहुत ज्यादा कुछ नहीं है आपने बनाना। तो रिटन रिप्रेजेंटेशन क्लाइंट पे लेनी होती है। रिटन रिप्रेजेंटेशन से मुराद क्या है कि आपने जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो मैनेजमेंट बातें कर रही थी, आपने ना एक बार लिख के भी दे दो। आपने जुबानी कलम तो काफी की है, थोड़ा एक बार लिखत पढ़त भी कर लेते हैं ताकि हमारे रिकॉर्ड में भी आए कि चीजें आपने की है। तो बेसिकली ये फिर आपकी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। क्लियर? इंश्योरेंस का मीनिंग आपको आइडिया है कि वही कॉन्फिडेंस वगैरह इंक्रीज करना है आपने। तो दो तरह की इंश्योरेंस होती है, एक होती है रीजनेबल इंश्योरेंस और एक होती है आपकी लिमिटेड इंश्योरेंस। परफेक्ट इंश्योरेंस नहीं होती या एब्सोल्यूट इंश्योरेंस नहीं होती। एब्सोल्यूट इंश्योरेंस से मुराद है कि 100% चीजें चेक करना। ये कई बार होता है फोरेंसिक ऑडिट के केस में, लेकिन ये स्टैंडर्ड्स उसको कवर नहीं करते। स्टैंडर्ड्स जो है ये ISAs पर हम पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये ऑडिट को रीजनेबल इंश्योरेंस को कवर करते हैं। आगे जो दूसरा है वो RE वाले हैं, एंड पे आके आपके एक चैप्टर में भी है रिव्यू एंगेजमेंट्स के, वो लिमिटेड इंश्योरेंस को कवर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी होते हैं जो आप थोड़े बड़े हो जाएंगे, CFAP 6 में जाएंगे तो वहां पे आप कंपाइलेशन एंगेजमेंट, सेक्रेटरी बॉन्ड प्रोसीजर और रिलेटेड सर्विसेज वगैरह भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मतलब है कि ऑडिट एंड रिव्यू की बात हो रही है। फोरेंसिक ऑडिट क्या स्टैंडर्ड नहीं है हमारे पास, ठीक है। फोरेंसिक ऑडिट क्या होता है थोड़ा बता देता हूँ। वो एब्सोल्यूट इंश्योरेंस होती है। कई बार कोर्ट को लगता है यार कि किसी कंपनी के अंदर मसाइल है तो इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कोर्ट, ठीक है, या SCP करना चाह रहा है, वो फिर किसी ऑडिटर को सिलेक्ट करता है कि सर आप जाएं और इनका जरा फोरेंसिक ऑडिट करें, 100% चीजें चेक करें और हमें मसाइल बताएं क्या है इनके। अब वो चीज हो रहा है, वहां का उनका स्कोप भी ज्यादा है, फीस भी ज्यादा है, टाइम भी ज्यादा लगेगा, कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, सब कुछ उस पर ज्यादा होगा। लेकिन आमतौर पे ऑडिट जो होता है आमतौर पे, और ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिट्स होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट्स, ये क्या होते हैं, हमेशा रीजनेबल इंश्योरेंस इसके अंदर दी जाती है। अब रीजनेबल इंश्योरेंस का आपको पता है कि भाई हमने ऑडिट किया है और हमारे ओपिनियन में सब कुछ ट्रू एंड फेयर है, हम यही लिखते हैं और हम साथ लिख देते हैं कि हमने रीजनेबल इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड किया, हमने एब्सोल्यूट इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं की। जबकि दूसरी होती है लिमिटेड इंश्योरेंस। लिमिटेड इंश्योरेंस भाई क्या है कि इसमें हम उनको बता रहे होते हैं कि
एक मॉडरेट लेवल की इंश्योरेंस है हमारी, हमारा बात करने का, ओपिनियन देने का एंगल ही बदल जाता है। हम नेगेटिव फॉर्म में थोड़ा सा लेते हैं, मतलब हम कहते हैं बेस्ड ऑन अ रिव्यू, हमारे रिव्यू पर बेस करते हो, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेस अस टू बिलीव दैट द accompanying FS do not give a true and fair view। वो कहता है कि भाई हमारे मुताबिक तो कुछ ऐसा नहीं मिला कि हमें लगेगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं, आप देखने शायद आपके मुताबिक हो। बात आ रही समझ? ऊपर उसने सिंपल क्या कहा, इन आवर ओपिनियन द अकाउंट्स आर ट्रू एंड फेयर। इसकी वजह से वर्डिंग थोड़ी चेंज होती है कि भाई रीजनेबल इंश्योरेंस में हम कहते हैं हमारे ओपिनियन के मुताबिक अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर है, लेकिन लिमिटेड इंश्योरेंस के अंदर हम बात ही घुमा जाते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई बेस्ड ऑन आवर रिव्यू, हमारे रिव्यू की बेस पर नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, हमें कुछ नहीं मिला ऐसा। मतलब है कि भाई हमारा भी कसूर हो सकता है, या हमारी सैंपलिंग इतनी थोड़ी थी कि हमें नहीं मिला, आपको शायद मिल जाए। बात आ रही है समझ? तो लिमिटेड इंश्योरेंस होती है उसको रिव्यू भी बोला जाता है, और ये नेगेटिव फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है। ये इसका स्कोप भी कम है, एक्सटेंट भी कम है, सैंपलिंग भी कम है, इसके अंदर नेचर ऑफ प्रोसीजर्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, पैसे भी इसके कम मिलते हैं, टीम भी कम लगानी पड़ती है। ठीक है, तो ये सारा कुछ इसमें हो जाएगा। तो हमने हाई लेवल या रीजनेबल इंश्योरेंस देनी होती है, लेकिन एब्सोल्यूट इंश्योरेंस नहीं देनी होती। ठीक है जी, ये सारा उसी के बारे में लिखा हुआ है। अब एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस एंगेजमेंट, ये सादा सी बातें हैं यार, ये कोई 3-4 नंबर का सवाल आया था अक्सर, तो इसको जरा देख लीजिएगा। इंश्योरेंस एंगेजमेंट के आपको पता है ये 5 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? 3 पार्टी रिलेशनशिप है, हमेशा 3 पार्टीज का होना लाजमी है, वरना इंश्योरेंस एंगेजमेंट वो नहीं है। तीनों पार्टीज डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिशनर मतलब जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो ऑडिट या रिव्यू कर रहा है, उसको प्रैक्टिशनर बोलेंगे। रिस्पांसिबल पार्टी से मुराद जिसने सब्जेक्ट मैटर या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, उसको आप रिस्पांसिबल पार्टी बोलेंगे। इंटेंडेड यूजर से मुराद है वो बंदा जिसने प्रैक्टिशनर को हायर किया है, जिसने उसको रखा है कि भाई आप आके देखो इसको, सही है, जिसने यूज करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो तीनों बंदे डिफरेंट होने चाहिए। अगर आपको एक क्वेश्चन आता है, एक बार पास पेपर में आया हुआ है कि जी आपको मैनेजमेंट ने कहा है कि आप बनाई भी हमने, और मैनेजमेंट कह रही है कि जी ऑडिट भी करते हैं आप, यूजर्स नहीं कह रहे, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि भाई ये इंश्योरेंस एंगेजमेंट है ही नहीं, क्योंकि देयर इज नॉट अ 3 पार्टी रिलेशनशिप, 2 पार्टीज हैं आपके इसमें। ठीक है, इंटरनेट यूजर रिस्पांसिबल पार्टी क्योंकि सेम बंदा है, तो तीसरी पार्टी कहाँ पे? तो इंश्योरेंस नहीं कहेंगे, वैसे इसको आप कुछ और नाम दे लें तो हम कर देंगे काम आपका, लेकिन इंश्योरेंस एंगेजमेंट आप इसको नहीं करेंगे। ठीक है, देन सब्जेक्ट मैटर से मुराद है वो चीज इसका ऑडिट या रिव्यू होना जिसको इंश्योरेंस देनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सूटेबल क्राइटेरिया से मुराद है कि वो सब्जेक्ट मैटर किस रूल के मुताबिक बना था जिसको अब आपने देखना है। जैसे कि एएफआरएफ को हम कहते हैं सूटेबल क्राइटेरिया, आईएफआरएस हो सकते हैं, एएफआरएस तो एसएमई हो सकते हैं, एसएससी हो सकते हैं, एनपी हो सकते हैं, तो वो सारे आपके सूटेबल क्राइटेरिया। एविडेंस से मुराद है कि आपने जो अपने कंक्लूजन या अपना ओपिनियन देने के लिए जो भी एविडेंस आपने लिया, सबूत लिए, जो कि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट होना चाहिए, आपको इसका आइडिया है, आगे पढ़ भी लेंगे। वो एविडेंस एश्योरेंस रिपोर्ट से मुराद नॉर्मली आप एक रिटन फॉर्म में एक रिपोर्ट एंड पे प्रेजेंट करते हैं, और रिपोर्ट जिसको कहा जाता है इंश्योरेंस रीजनेबल इंश्योरेंस के केस में, और रिव्यू रिपोर्ट कहा जाता है आपके रिव्यू के आईएसआरई के मुताबिक जो आप रिपोर्ट देते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आ रहे नेक्स्ट हमारा है कि आपने ऑडिटर्स को कैसे अपॉइंट करना है, रिमूव करना है। अब इसमें देखें आपको ये याद करना पड़ेगा, इसमें मैं आपको क्या समझाऊं, सिंपल सा लॉ है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, आपने पहले ऑडिटर्स को 90 डेज के अंदर करना होता है कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने के, उसके बाद आपने वो वाले ऑडिटर जो है फर्स्ट एजीएम पे रिटायर हो जाते हैं, फिर आपने हर एनुअल एजीएम पे करना होता है, अनलेस कोई कैजुअल वैकेंसी राइज हो जाए या अनविलिंग हो कोई बंदा काम करने के लिए, तो वो थोड़ा चेंज हो जाती है चीजें। तो ये आपने थोड़ा इसको देख लेना है, याद कर लेना। फिर ये आपका आ जाता है कि कौन कौन लोग आपके क्वालिफाई करते हैं ऑडिटर होने के लिए, कौन नहीं करते। अब इसमें से अक्सर पेपर में क्वेश्चन आया था, वो थोड़ा सा घुमा के नाम, बेसिकली घुमाना क्या होता है, कंपनीज के नाम ही बड़े अजीब से रख देता है क्वेश्चन के अंदर, स्टूडेंट उसी में घूमता रहता है, ये क्या है, ये आए हुए 2-3 बार इस तरह के क्वेश्चन। तो आपने बस ये इसको याद करना है, इनको तो मेमोराइज ही करना पड़ेगा, या फिर इसकी प्रैक्टिस इतनी बार कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में इस पर इतना वक्त लगाने की बजाय इसको बस याद कर लीजिएगा, और इसको कोशिश करनी है कि एंड वाले दिन जब पेपर से पहले फिर भी एक बार इसको पढ़ जाना है। ठीक है, क्योंकि ये चीज भूल भी जाती होती है, तो इसकी बेस पे वो हो जाएगा आपका। ठीक है जी, अच्छा देन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स। राइट्स एंड ड्यूटीज ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन लिखे हुए हैं, तो कंपनीज एक्ट के मुताबिक क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हैं जी आपकी। पहला तो राइट किया है कि आपके पास कंपनी की तमाम बुक्स, अकाउंट्स, वाउचर्स, इनवॉइसेस, एक्सपेंसेस वगैरह हर चीज का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए जब आप उनका ऑडिट कर रहे हैं। और आपको ये आइडिया है कि ऑडिटर जो है वो परमानेंट बेसिस पे होता है, वन टाइम के लिए नहीं होता। मतलब लगता हमें ये है कि सिर्फ वो साल के एंड पे आएगा, लेकिन अभी हमने ऊपर क्या बात की है कि जब उसको अपॉइंट किया जाएगा टिल द एंड ऑफ नेक्स्ट एजीएम, जब तक नेक्स्ट एजीएम खत्म नहीं होती, लॉक करके दरवाजा बाहर नहीं वो निकलते अगला ऑडिटर अपॉइंट करके, तब तक ऑडिटर साहब यही वाले उनके भी ऑडिटर हैं। बात आ रही समझ? तो टिल द एंड ऑफ नेक्स्ट एजीएम हम उनके ऑडिटर रहेंगे, तो इसका मतलब पूरे साल के अंदर हम उनके ऑडिटर हैं। ठीक है, अगर 1 साल के लिए भी हमें करते हैं तो साल में डिफरेंट जगह पर हमें कुछ ना कुछ परफॉर्म करते रहना है। तो हम आगे पढ़ेंगे, 3 फेजेस होते हैं ना, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, फाइनलाइजेशन। अब आगे जाके प्लानिंग स्टार्ट होगी तो उस पे फिर मैं आपको बताऊंगा।
अच्छा, नेक्स्ट आगे जी क्या राइट है हमारा, कॉपीज वगैरह, एक्सट्रैक्ट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह ब्रांचेस में पड़े हुए हैं, डिफरेंट ऑफिस में पड़े हुए हैं, तो वो आप मंगवा के देख सकते हैं। आप किसी भी डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय वगैरह से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कोई भी शख्स इसके पास कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, वाउचर्स वगैरह, उससे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सब्सिडरी है कोई कंपनी की, उससे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सब्सिडरी का पता होगा ना, जिसके अंदर पेरेंट कंपनी की 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, उसको सब्सिडरी बोला जाता है। ठीक है, या थोड़ा थोड़ा ना अकाउंटिंग भी क्योंकि रेलिवेंट है, तो वैसे आप लोगों ने आई बिलीव R1 या इंट्रो के अंदर जितनी चीजें पढ़ी हैं वो काफी हद तक इसमें हेल्प करेंगी। तो जहां पर थोड़ी बहुत चेंज होगी, अब रिवीजन है इसके अंदर थोड़ा बहुत, तो चलो खैर मैं बता सकता हूँ, पूरा सेशन होगा उसमें डिटेल में डिस्कशन होती है। तो सब्सिडरी का आपको पता है, ठीक है, सब्सिडरी क्या होती है, कंसोलिडेशन उन्होंने पढ़ी होगी, उनको थोड़ा ज्यादा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि आगे जाके कंसोलिडेशन के भी 2-4 पॉइंट्स आएंगे गुडविल वगैरह के, तो वो उनकी थोड़ी ज्यादा हेल्प हो जाएगी, बाकी मैं बता दूंगा। अच्छा जी, और इसके अलावा भी भाई कोई भी सब्सिडरी का कोई ऑफिसर, एम्प्लॉय, ऑडिटर वगैरह, उससे भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक हो गया। ड्यूटीज हमारी क्या है, ड्यूटी भाई हमारी ये है कि हमने आइजाज के मुताबिक ऑडिट रिपोर्ट पेश करनी है, ठीक है, और आइजाज के मुताबिक हमने ऑडिट करना है। अब आपको ये आइडिया होगा कि हमने जो ऑडिट रिपोर्ट देनी होती है उसका जो फॉर्मेट है वो क्या है। एक तो आपने आइजाज 700 जब पढ़ा होगा रिपोर्ट में, तो आपने वहां पर भी देख लिया होगा। अब वहां पर आपने शायद नेक्स्ट में भी देखा हो कि ये जो रिपोर्ट पाकिस्तान के अंदर इशू होती है, वो इनकी जो अपनी रिपोर्ट है आइजाज की, उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। रीजन वही है, आइजाज है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पूरे दुनिया में चलते हैं, लेकिन हर मुल्क के अंदर थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होती हैं। तो हर मुल्क का कोई लोकल लॉ भी होता है, और आपको ये आइडिया है कि जब भी कोई इंटरनेशनल चीज आती है और एक तरफ लोकल लॉ होता है, तो हमेशा कानून जो लोकल होता है उसको प्रेवलेंस मिलती है, वो प्रिवेल करता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर हमारे जो कानून है उसमें ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन 2018, उसके अंदर फॉर्मेट दिया हुआ है कि आपने किस तरह की रिपोर्ट्स बनानी है, और आपके आइजा 700 बुक के अंदर भी उसी का फॉर्मेट दिया हुआ, उन्होंने ऊपर मेंशन भी किया हुआ। ठीक है जी, तो आपने उसी के मुताबिक करनी है चीजें। जैसे मिसाल के तौर पे ये आइजाज की जो अपनी रिपोर्ट है, फॉर्मेट है, उसके अंदर ज़कात की बात नहीं हुई, उसके अंदर कंपनीज एक्ट की बात नहीं हुई कि आपने उसके साथ कंप्लायंस करनी है, उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर मस्ट बी इन द नेम ऑफ बिजनेस, ये इस तरह की चीजें नहीं लिखी हुई। तो ये कुछ चीजें आपके एडिशनल जो है ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन 2018 मतलब लोकल लॉ है, उसने यहाँ पे इंक्लूड की हुई। ठीक हो गया। तो बाकी ये आइजाज के मुताबिक बेसिकली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब क्योंकि हम इस स्टेज के ऊपर हैं कि आपने बुक सारी पढ़ ली हुई है, थॉरली आपने स्टडी किया हुआ, लेक्चर्स वगैरह या सेल्फ स्टडी भी आपने की हुई है, तो अब उसके मुताबिक फिर हम आगे चलेंगे। अब ये जितनी भी इधर यहाँ पे चीजें लिखी हुई है ना, या इन्फॉर्मेशन मिली है कि नहीं, बुक्स एक्ट के मुताबिक लिखी हुई है कि नहीं, ओपिनियन उनका किस तरह का है, ये आपको पता है रिपोर्ट के अंदर सारी चीजें आ रही है, ज़कात वगैरह की बात आ गई, ये इन्वेस्टमेंट मेड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड, ये सारा कुछ। ये जब आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आप ये सारी चीजें आपके सामने वहां पे आ जाएंगे, एज इट इज वहां पे सारा कुछ लिखा हुआ, तो उन्होंने इधर वही चीजें मेंशन कर दी। ठीक है, बाकी कमीशन जो ये अपने जनरल ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर, कमीशन से हमारा एससी भी है, वो कुछ और भी कह सकते हैं, फिलहाल कंपनी इस तरह की बात करे, इस तरह करे। ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन जो है उसके अंदर डिफरेंट तरह की कंपनीज की रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स बताए हुए हैं। जैसे अगर जनरल कंपनी मतलब सादा कंपनी है तो उसने इस तरह का बनाना जो आप आमतौर पर देखते हैं। फिर बैंकिंग कंपनीज है उनके लिए अलग है, फिर इंश्योरेंस कंपनियां उनके लिए अलग है। ठीक है, अगर आप लोगों ने देखना हुआ तो मुझे वो ग्रुप में मैसेज करके याद करवा दीजिएगा, मैं आपको फॉर्मेट वो भेज दूंगा। वैसे आपके एग्जाम्स के लिए तो रेलेवेंट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप देखना चाहें तो उसमें मतलब कि डिफरेंट कंपनीज के लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स, तो ये वो बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब रिपोर्ट के अंदर आपका ओपिनियन मॉडिफाइड भी हो सकता है, अनमॉडिफाइड भी हो सकता है। ये हम जब 700 पढ़ेंगे, 705 पढ़ेंगे, तो वहां पर फिर आपको आइडिया हो जाएगा। फिलहाल आपने इसका मतलब क्या समझना है, अगर नहीं पढ़ा हुआ, कि अनमॉडिफाइड से मुराद क्या है कि भाई जो रिपोर्ट का फॉर्मेट था स्टैंडर्ड का, एज इट इज आपने दे दिया, कोई उसके अंदर मॉडिफिकेशन, कोई चेंजेस नहीं की। क्लीन रिपोर्ट है, उसको अनमॉडिफाइड कहते हैं कि भाई हमने तब्दीली नहीं की। लेकिन अगर कुछ भी उसके अंदर तब्दीली आती है एज पर आइजा 705, वो वाली तब्दीली आती है, या 706 की आती है तब्दीली, ठीक है, स्टैंडर्ड की अदर मैटर पैराग्राफ या एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ, तो इसको आप क्या बोलेंगे, मॉडिफाइड होगी। सही है, मॉडिफिकेशन भी आगे फिर आपको पता है 2 तरह की होती है, क्वालिफिकेशन वाली सही है, या डिस्क्लेमर वगैरह की, रिवर्स की, नेगेटिव इसको कहते हैं मॉडिफिकेशन, और दूसरी होती है कि भाई एमसीक्यू मैटर डाल दिया, अदर मैटर डाल दिया। मॉडिफिकेशन तो वो भी है, लेकिन उस केस में आपको ओपिनियन मॉडिफाइड, ओपिनियन आपका क्वालिफाई नहीं होता। ठीक है, तो वो खैर जब आएगा वक्त तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। कॉस्ट अकाउंट्स का ऑडिट भी कोई कंपनीज हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जैसे है, तो ऐसे से भी जा सकता है कि भाई वो कॉस्ट अकाउंट्स अपने बनाए, उनको ऑडिट करवाएं, और उनका ऑडिट किसी सीए से करवा सकते हैं, किसी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट से भी वो करवा सकते हैं। ठीक है जी।
देन आपका ये रोल ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आ गया। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का रोल ऑब्वियसली यही है कि आपने एक्सटर्नल ऑडिटर को देखना है, तो थोड़ा बहुत ये आपको इंटरनल ऑडिट के ऊपर ही बताता है, लेकिन मेनली जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो एक्सटर्नल ऑडिट के ऊपर डिस्कशन होती है। आईफैक के बारे में आपको पता होगा, ये थोड़ा सा आपको याद करने वाली चीजें पहले भी आपने कभी पढ़ी होंगी। आईफैक जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है 130 कंट्रीज के अंदर दुनिया में काम कर रहा है, 175 मेंबर्स हैं इसके। आईकैप भी इसका आईफैक का मेंबर है। पाकिस्तान में सीएमए जो है आईसीएमए वो भी इसका मेंबर है। फिर वो एसीसी आपको पता होगा यूके का, आईसीडब्ल्यू वगैरह, ये भी इनके मेंबर्स हैं। तो इनके मेंबर्स होते हुए फिर काफी ज्यादा चीजें फिर उनकी फॉलो करनी पड़ती है। अब यहाँ पर लिखे हुए कि ये इनके अकाउंटिंग डिफरेंट तरह के बोर्ड्स हैं, किसी का काम ऑडिट एंड इंश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बनाना है, किसी का काम अकाउंटिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड बनाना है, ये एथिक्स के ऊपर काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग के ऊपर काम करते हैं। तो आपके जो आईएफआरएस हैं वो ये वाला बोर्ड बनाता है, कमेटी बनाती है। जो ऑडिट के स्टैंडर्ड हैं वो ये बनाता है। एथिक्स भी आपके आते ही रहते हैं। फिर अब एथिक्स आए हुए 2024 के प्रपोज ड्राफ्ट में, ईमेल थोड़े दिन पहले आई है मुझे भी आईकैप की तरफ से कि आप इसके ऊपर अपने कमेंट्स दें बीइंग अ मेंबर। तो वो बेसिकली ये बोर्ड है इंटरनेशनल, वो इनको अपने मेंबर्स को बताता है, मेंबर्स फिर आगे जाके चेंज करते हैं। और ये है पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग। पब्लिक सेक्टर का आपको आइडिया होगा, पब्लिक सेक्टर से मतलब सरकारी कंपनीज, उनकी अकाउंटिंग किस तरह करनी है, उनके लिए थोड़ा सा चीजें और भी होती है। जैसे पाकिस्तान के अंदर भी आपको पता है कि वैसे तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आईएफआरएस के मुताबिक चलती है, लेकिन यहाँ पर भी बस पब्लिक सेक्टर जो इशू आता है वो कैश बेसिस सिंगल एंट्री के ऊपर चल रहा होता है, रिसीट पेमेंट बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा ओवर एंगल से चीजों को देखना वहां पर पड़ता है। तो ये आपने देख लेनी है चीजें। देन प्रोसेस ऑफ इशूइंग ऑडिट स्टैंडर्ड्स, ये आपने बस थोड़ा इधर से आइडिया लेना है। वो यही जनरल सा होता है कि सबसे पहले तो एक कोई इशू प्रॉब्लम देखी जाती है, फिर प्रॉब्लम के ऊपर डिटेल स्टडी होती है कि भाई इसको किस तरह रिजोल्व किया जाता है। उसके बाद फिर एक एक्सपोजर ड्राफ्ट, एक ड्राफ्ट बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया आईकैप ने भी एक ड्राफ्ट बनाया हुआ है एथिक्स का, वो भेजा हुआ है। ड्राफ्ट के ऊपर कमेंट्स मांगे जाते हैं ताकि कोई अमेंडमेंट करनी है, कोई चेंजेस करनी है। अगर कोई मेंबर कहते हैं हाँ जी ये चीज को इस तरह कर दे, इस तरह कर दे, उसके ऊपर डिस्कशन होती है। व्हाटएवर फाइनलाइज वो आपने फिर उसको पब्लिश कर देना आइसा के नाम से, तो वो आपका पब्लिश हो जाता है। देन आपकी इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स भी हैं। अच्छा, अब ये एक अलग चीज है। ये वो चीज है कि ये स्टैंडर्ड नहीं है लेकिन स्टेटमेंट्स है। मतलब है कि लोगों के ओपिनियंस हैं, लोगों के फीडबैक्स हैं, लोगों के जजमेंट्स हैं, किसी भी प्रोफेशनल जजमेंट वगैरह, वो हेल्प करते हैं ऑडिटर्स की आईएसआईएस को अंडरस्टैंड करने में। आईकैप भी ये चीज करता है। आईकैप भी उसको आईकैप सिलेक्टेड ओपिनियन के नाम से करता है कि अगर आपको कोई इशू है किसी चीज के ऊपर, कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो आप आईकैप के साथ कॉन्टेक्ट करें, वो उसके ऊपर अपना एक ओपिनियन आपको प्रोवाइड कर देंगे। दैट इज कॉल्ड अ सिलेक्टेड ओपिनियन। उसको आप ऑडिटिंग प्रैक्टिस स्टेटमेंट भी कह सकते हैं कि प्रैक्टिस के अंदर आपकी हेल्प के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब ये है कि कौन सा स्टैंडर्ड कब अप्लाई करना है, इसको ये सिंपल सी बात है, देख लीजिएगा। अब स्टैंडर्ड के अंदर होता क्या है, इस लेवल पर आप लोगों ने अब तक स्टैंडर्ड नहीं देखे होंगे। तो स्टैंडर्ड वैसे मैंने आई बिलीव उधर तो शेयर किया था। आप अगर मुझे याद करवा दें तो फिर मैं कोशिश करूंगा ये भी भेज दूं एक स्टैंडर्ड कोई भी। उसमें बेसिकली क्या होता है कि डिफरेंट स्टैंडर्ड्स आपको आइडिया है। 200 से स्टार्ट होता है, 210 आता है, 220 आता है, 230, 240, 250 और आगे फिर 300 सीरीज आ जाती है। उसमें 3-4 स्टैंडर्ड है। 400 आपके लिए उसमें 400 आई बिलीव, हाँ नहीं है, एक ही है इवैल्यूएशन की, हाँ। उसके बाद 500 की आती है, 600 है, 700 है, 800 भी। 800 आपके सिलेबस में नहीं है, तो 800 तक इनकी आईएसआईएस की हैं। फिर इस तरह आईएसआरएस की आती है। आईएसक्यूसी पहले अलग से स्टैंड होता था, अब उन्होंने आईएसआई 220 के अंदर इसको चेंज कर दिया। जो इस बार बुक की थोड़ी सी चेंज भी आई है, तो ये अपडेटेड बुक है, ठीक है। इसके अंदर वो चेंज के बाद ही है, लेकिन इतना कोई इम्पैक्ट नहीं है आपके पेपर के ऊपर इस चीज का। तो ये स्टैंडर्ड जो होते हैं उसके अंदर सबसे पहले तो उसका इंट्रोडक्शन होता है कि स्टैंडर्ड है क्या, किस चीज के बारे में। फिर उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि ये स्टैंडर्ड क्या रिक्वायर करता है। हर स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है। एक बीइंग अ प्रोफेशनल ऑडिटर, एक अच्छा ऑडिटर होते हुए आपको पता होना चाहिए कि मेरे कौन से स्टैंडर्ड का कौन सा ऑब्जेक्टिव है। उसी ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए आपने आगे सिंपल अपने प्रोसीजर्स बनाने होते हैं, लगाने होते हैं। डेफिनेशन वगैरह अगर कोई हो, फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी। रिक्वायरमेंट्स से बताया कि भाई ये लाजमी करना है काम आपने, तो शेल वर्ड यूज किया जाता है। और देन आपके ए पैराग्राफ्स में उन्हें कहते हैं एप्लीकेशन या एक्सप्लेनेटरी मटेरियल होता है, वो भी पैराग्राफ्स आपके स्टैंडर्ड्स में आ जाते हैं। कि मुझे कोई एग्जांपल्स नहीं हो, मुझे डिस्कस करना हो, तो मेन बात पहले कर देते हैं, फिर वो एग्जांपल्स के लिए अलग से एक हिस्सा बनाया हो, ठीक है। तो ये आमतौर पर आइजा के अंदर होता है। पेपर में वो आपसे ये नहीं पूछने वाला कि आइजा के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वैसे बस उसने आपको बताई है कि इन केस कभी आप खोल के देख लें तो आपको बताओ, ठीक है जी। चलें, अभी फिर पहला आइजा आपका आ गया, आइजा 200। सिंपल बात है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, ठीक है, और किस तरह आपने ऑडिट को कंडक्ट करना है। तो अच्छा, आप लोगों के जो स्टैंडर्ड्स हैं कंप्लीट नहीं यहाँ पे बताए, आपको सिर्फ थोड़ा, क्योंकि अभी आप स्कैफ लेवल पे हैं, तो थोड़ी थोड़ी चीजें मेन क्रक्स आपको बताया गया कि आपने क्या करना है। जब आप सीफैब में जाते हो वहां पर, तो क्योंकि ऑडिट वैसे ओपन बुक है, आप स्टैंडर्ड्स लेकर भी जा सकते हैं साथ, तो वहां पर फिर फुल फ्लैज है भाई, पूरे के पूरे स्टैंडर्ड्स में से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर आपको थोड़ी सिलेक्टिव चीजें बताई गई हैं। तो कई बार शायद आप लोगों ने अगर पढ़ा ही हुआ है, आपने कंसेप्चुअली देखा है, तो कई बार फिर क्या होता है कि थोड़ी सी चीज इनकम्प्लीट सी फील होती है, ठीक है।
तो वो इसलिए होती है क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट पूरा नहीं लिखा होता है, यहाँ पर थोड़ी चीजें कम लिखी होती हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम सही तरह डिस्कस कर लेते हैं इसको। ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस आपने लेनी है, ठीक है, कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। आपने मटेरियल मिसस्टेटमेंट दोनों को एक लेवल का समझना है, ये पब्लिक को बताना भी है बार बार, और पब्लिक को हम बताते हैं, और रिपोर्ट के अंदर भी बताते हैं भाई हमारा काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना है कि मटेरियल मिसस्टेटेड तो नहीं है, चाहे वो फ्रॉड से मिसस्टेटेड होती है चाहे वो एरर से होती है, हमारे लिए दोनों जैसे सेम है। देन हमने रिपोर्ट करना है उनको एज पर आइजाज हमारे जो रिपोर्टिंग वाले हैं 700 सीरीज, उसके मुताबिक रिपोर्ट करना है। हमारे से अब रिक्वायरमेंट आ गई कि क्या रिक्वायर करता है आइजा, हमें वो कहता है कि आपने तमाम आइजाज के साथ कंप्लाई करना है। आइजा 200 ये कह रहा है कि भाई मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि आगे आपको कोई काफी ज्यादा 30-35 के करीब आइजाज आने हैं, आपने तमाम के साथ कंप्लाई करना है, सही है, तमाम की एक जैसी अहमियत है। कंप्लाई विद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, और आपकी जो भी एथिकल रिक्वायरमेंट्स है, एक तो आपके एथिकल रिक्वायरमेंट्स आगे आएगा स्टैंडर्ड आइजा 220, वो आपके ऊपर लगाता है, लेकिन उसी के साथ साथ कोड ऑफ एथिक्स भी है, हर मुल्क के अंदर अपना है, पाकिस्तान के अंदर है आईकैप कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है, वो आपने उसको कंप्लाई करना है, ये भी इसने कह दिया आपको। फिर वो कहता है प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ, स्केप्टिसिज्म का आपको आइडिया होगा, स्केप्टिसिज्म क्या होती है कि भाई अलर्ट रहना है, क्वेश्चनिंग माइंड, थोड़ा सा शक्की सा हो गया, ठीक है। फीमेल्स इसलिए बेहतर ऑडिटर बन सकती है, लेकिन वो जॉब करने लग जाती है, मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग तो लास्ट वीक प्रैक्टिस करें। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है कि भाई आप थोड़ा सा जजमेंटल होके थोड़ा चीजों को देखना है क्वेश्चनिंग माइंड के साथ, और फिर आपकी प्रोफेशनल जजमेंट आपने अप्लाई करनी है। प्रोफेशनल जजमेंट क्या होती है कि जो भी आपने अपनी ट्रेनिंग्स के दौरान सीखा है, स्टडीज के दौरान सीखा है, एक्सपीरियंस के दौरान सीखा है, आपने उसको अप्लाई करने की कोशिश करनी है। एक आप ऑडिट करने आए इंश्योरेंस कंपनी, या पहले भी कभी इंश्योरेंस कंपनी की हुई थी, वहां का नॉलेज भी अप्लाई करें यहाँ पर, उधर कौन से मसाइल थे जो आपको वहां पे पेश आए थे, अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे पेश ना आए, तो उस प्रोफेशनल जजमेंट को अप्लाई करें। देन आपने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी लेना है, ठीक है जी। तो ये आपकी जो 5 चीजें आइजा 200 रिक्वायर करते हैं। बेसिकली आइजा 200 आपसे कोई एडिशनल कुछ नहीं मांग रहा है, वो कह रहा है भाई जो बाकी स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है वही मान लो। जैसे पहला पॉइंट है कि तमाम आइजाज को मानो, फिर वो कहता है एथिक्स में मानो, एथिक्स वाली बात भी इसमें लिखी हुई है, वो 220 और कोड ऑफ एथिक्स में लिखी हुई है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी वो जनरल सी बात है, कहता है मेंटेन करो, प्रोफेशनल जजमेंट भी करो। देन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस का स्टैंडर्ड भी डिफरेंट है, वो कहता है कि भाई आप उसके साथ भी कंप्लाई करें। क्लियर है बात? अब ये थोड़ी सी एग्जांपल्स आपको दी गई हैं, तो ये देख लीजिएगा। प्रोफेशनल जजमेंट कहाँ, प्रोफेशनल जजमेंट देखें, एक्सपीरियंस ऑडिट तो भाई है ही ऑल अबाउट जजमेंट, हर जगह पे जजमेंट आएगी, क्योंकि कोई कंक्रीट बात, ये कौन सा न्यूमेरिकल है कि आपने यही इस तरह करना है, हमेशा आपको गाइड कर देगा, बाकी आपने खुद करना है। आपको खुद पता होना चाहिए यार किस जगह पे क्या मटेरियल है, किस जगह पे क्या मटेरियल नहीं है, रिस्क ज्यादा है या कम है, या आपने खुद डिसाइड करना है अपने जजमेंट के होते हुए, ठीक है। एविडेंस आपके सामने होगा, आपने खुद जज करना है यार ये सफिशिएंट अप्रोप्रिएट है, रिलाई किया जा सकता है इसके ऊपर या नहीं किया जा सकता, किस नेचर का मैं प्रोसीजर इसके ऊपर लगाऊं, मैनेजमेंट की जो जजमेंट है उसको मैं किस तरह वैल्यूएट करूं। तो इसका मतलब है कि आपने जजमेंट को इजी नहीं लेना है, जजमेंट थोड़ी टफ चीज है, ये वक्त के साथ साथ आती है, सही है, एक्सपीरियंस के साथ आती है। मुझे अपनी पोस्ट क्वालिफिकेशन प्रैक्टिस के अंदर, क्योंकि मैंने फॉरेन प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, तो मुझे कोई 2.5 साल आई बिलीव हो गए, सितंबर 2021 में की थी। तो लेकिन अब हमसे जो सीनियर है इनके 10-10 साल है, 12-12, 15-15 साल है, 20-25-30 साल है, उनकी ऑब्वियसली प्रोफेशनल जजमेंट बहुत बेहतर होगी। तो हमें भी जब कोई इशू आता है हम उनकी तरफ देखते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं, ठीक है। तो प्रोफेशनल जजमेंट वक्त के साथ साथ आती है। इनहेरेंट लिमिटेशन, इनहेरेंट वर्ड का मतलब होता है एम्बेडेड, नेचुरल, जिसको दूर ही नहीं किया जा सकता, उसको इनहेरेंट कहते हैं। लिमिटेशन का मतलब क्या है कि भाई रिस्ट्रिक्शंस हैं, मसाइल हैं, तो ऑडिट की भी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाते, वरना तो हम भी भाग के देते। जैसे मिसाल के तौर पे क्या है कि ये ह्यूमन एरर है, ठीक है, ह्यूमन एरर हो जाता है, उसको जितना मर्जी आप कोशिश करें कम करने की फिर भी नहीं होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जजमेंट्स इतनी ज्यादा अप्लाई होती हैं, एस्टिमेट्स इतने ज्यादा अप्लाई होते हैं, डेप्रिसिएशन के रेट्स हो गए, डेप्रिसिएशन की आपकी एसेट्स की यूजफुल लाइफ होगी, आपके प्रोविजंस इतनी भी हैं, वो सारी एस्टिमेट्स हैं। मतलब इतने एस्टिमेट्स होते हैं कि हर चीज को आप मतलब वहां पर एविडेंस नहीं वहां पर ले सकते, ठीक है, कुछ ना कोई लिमिटेशन आ जाती है। तो यही है इनहेरेंट लिमिटेशन है, जिसकी वजह से हम अपना सफिशिएंट जो है अपना एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाते, ठीक हो गया। फ्रॉड वो करते हैं ऐसे कमाल तरीके से, व्हाइट कॉलर फ्रॉड होते हैं कि वो एफआईए नहीं पकड़ पाती है। अब आप देख रहे हैं इतने बड़े बड़े केसेस थे, वो फारिग हो गए, क्यों? एफआईए कहती भाई ये हमसे बड़े फनकार है। स्कोप ऑफ एन इंटरम एंड फाइनल ऑडिट, अब ये देख लेंगे। अच्छा, फाइनल ऑडिट से मुराद होता है जो साल भर होना होता है, एनुअल होना होता है, ठीक है। इंटरम से मुराद है साल से कम जो भी चीज हो जाए वो इंटरम है। इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी शायद आप अभी तो नहीं पढ़ी होगी, आप जब फाइनल में जाएंगे वहां पे आप पढ़ेंगे IAS 34, ठीक है। तो इंटरनल रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड देख लेंगे। अब इंटरनल रिपोर्टिंग क्या होती है कि आपने साल से कम जो भी है, लिस्टेड कंपनीज पे आपको पता है, सीलॉ में आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनानी होती है, 3-3 महीने वाली भी, ठीक है, उनका रिव्यू भी करवाना होता है, तो वो इंटरम है। अच्छा, अब कई बार क्या होता है कि शायद आपकी रिक्वायरमेंट ना हो लेकिन कंपनी बढ़ी है, तो आप बीइंग एन ऑडिटर कहते हो यार क्योंकि मैं इनका पूरे साल का ऑडिटर हूं, तो एंड में भी तो जाके मैंने काम करना ही है, तो क्यों ना कुछ काम मैं इस लेवल पे कर लूं,
ठीक है। तो आप कुछ काम पहले लेवल पे भी कर लेते हैं, ऐसे काम जो थ्रू आउट रहने हैं, लॉजिकली आप प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करें कि ऐसे आप काम पहले से कर लेते हो जो आगे जाके भी चलने होते हैं। मिसाल के तौर पे आप स्टाफ के साथ डिस्कशंस वगैरह जो करनी होती है, अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है इन्वायरमेंट की ISA 315 के मुताबिक, जो बाद में जो लेनी है भी ले लेंगे, कौन सा इन्वायरमेंट चेंज हो जाना, जो थोड़ी बहुत चेंज आएगी उसको भी डॉक्यूमेंट कर लेना। इन्फॉर्मेशन को इंटरनल कंट्रोल्स के हवाले से रिकॉर्ड करना, इंटरनल कंट्रोल्स देखना, इवन इंटरनल कंट्रोल्स टेस्ट कर लिए जाते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप आमतौर पे इधर कर लेते हो। फाइनल ऑडिट में फिर आप क्या करते हो जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्योंकि कंप्लीट हो चुकी होती हैं, बन चुकी होती हैं, तो तब आप उसके ऊपर बैलेंसेस के ऊपर या जो मटेरियल ट्रांजेक्शन है उनके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिट वर्क जो होता है यही फिर यूज हो जाता है आपका फाइनल ऑडिट के टाइम पे भी। लेकिन इंटरनल वाला क्योंकि बड़ा प्रोफेशनल किस्म का बड़ा जजमेंट वाला काम है, तो आमतौर पर ये कोई सीनियर कोई बड़ा बंदा करता है आपकी टीम का, ठीक है। क्योंकि फाइनल में तो छोटी मोटी हर चीज चलनी होती है, लेकिन यहाँ पर आपने मेन ऐसी चीजें देखनी होती है जिनका इंपैक्ट भी हो बाद में, तो वो जाहिर थोड़ा सीनियर को आइडिया होता है इस चीज का, ठीक है जी। अब फायदे नुकसान ऑडिट के ये सादा सी बातें हैं, ये आप देख लीजिएगा। इसमें इनको आप बुलेट पॉइंट्स में अगर याद कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा, चीज जल्दी याद रहती है। हम लोग तो निमोनिक्स बना लेते होते थे, तो निमोनिक्स बना ले सकते हैं आप, ठीक है जी। तो ये था जी आपका चैप्टर 1। अब आ जाएंगे जल्दी से चैप्टर 2 के ऊपर, ऑब्टेनिंग एंड एंगेजमेंट। ऑब्टेनिंग एंड एंगेजमेंट से क्या मुराद है? देखिए, इसका मतलब है कि पहले तो आपने एंगेजमेंट हासिल करनी है। असल तो मसला ये है ना कि क्लाइंट मतलब कि आना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। अब क्लाइंट आ भी जाए तो फिर मसला आ जाता है स्टैंडर्ड उसके अंदर। स्टैंडर्ड ये है कि भाई आपने तमाम तर रिस्क असेसमेंट करनी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है क्लाइंट की, क्लाइंट का अगला पिछला सारा कच्चा चिट्ठा देखना है। उसके बाद अगर आपको तसल्ली होती है कि भाई हम इनका ऑडिट कर सकते हैं, देन आपने उनकी ऑडिट की तरफ जाना है। तो ISA 210 जो है उसको भी हम देखते हैं यहाँ पर, और कुछ इसके अंदर हमारा कोड ऑफ एथिक्स भी आता है। ICAP का जो कोड ऑफ एथिक्स है वो भी आपको किसी कुछ चीजों के ऊपर रोकता है, कुछ पे डिस्करेज करता है, यार ये काम आपने नहीं करने। थ्रेट्स राइज हो जाते हैं, यार ये थ्रेट आ जाएगा, इंटेग्रिटी पे डाउट आ जाएगा, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, सेल्फ रिव्यू है और ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारी चीजें आपने देखकर देखभाल करके उनकी चीजों की उसके बाद फिर आपने फैसला करना है कि क्या आप न्यू क्लाइंट लेना चाह रहे हैं कि नहीं। अच्छा, जब भी आपने फर्स्ट टाइम कोई क्लाइंट लेना है न्यू, उनको हम कहेंगे कि एक्सेप्टेंस प्रोसीजर्स। और अगर आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट अगले साल फिर से ऑडिट करना है, फिर भी आपने कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, दे आर कॉल्ड कंटिन्यूअस प्रोसीजर। तो आमतौर पर हम उनको बोलते हैं क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर। मतलब एक्सेप्टेंस वालों फर्स्ट वालों के लिए आता है, कंटिन्यूअस बाकियों के लिए आता है, ठीक है जी। तो कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक आपने क्या करना है, जो भी आपके पास पहले आया क्लाइंट, आपने सबसे पहले उसकी इंटेग्रिटी वगैरह को देखना है, आपने उसका कैरेक्टर देखना है क्लाइंट का कि किस तरह का है। कोई उसके पता लगे नैब के केसेस चल रहे हैं तो जाहिर है, मतलब ये नहीं कि नैब के केसेस वाले को लेना ही नहीं है, लेकिन उसकी इंटेग्रिटी के ऊपर डाउट तो है ना, फिर आप थोड़ा सा मजीद इन्फॉर्मेशन लेते हो, नॉलेज गैदर करते हो क्लाइंट के बारे में, ऑनर्स के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में। फिर आप क्लाइंट देखते हो कि उसका इंटरनल एनवायरनमेंट किस तरह का है, ठीक है। क्या वो आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करना चाह रहा है, क्या वो जो इंटरनल कंट्रोल्स की वीकनेसेस हैं उनको इंप्रूव भी करता है, कोई नहीं करता, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल डिस्कशन कर रहे थे, क्लाइंट ने बताया कि हाँ यार लास्ट ईयर फ्रॉड हुआ था, आपने कहा क्या किया फ्रॉड के ऊपर? कुछ नहीं यार, छोड़ दिया, होते रहता है। अब इस तरह का बंदा अगर है, खाता है तो लगाता भी है, तो इसका मतलब है कि आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं चीजों के ऊपर, तो फिर डाउट तो आ गया क्लाइंट के ऊपर, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी हो सकता है कि आपके ही कोई टीम मेंबर है, उनका कोई पैसे हैं उसके अंदर, या कोई शेयर्स किए हुए हैं, या उनका कोई बिजनेस इंटरेस्ट है किसी तरह का, तो ये इशू आ जाता है। देन अब उसने कहा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आपने देखना है, आपने एक अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है क्लाइंट की, नॉलेज लेना है, रेलेवेंट इंडस्ट्री या सब्जेक्ट मैटर का, ये बड़ा जरूरी है कि जब भी आप क्लाइंट कोई नया उठाते हैं तो कोशिश करें उसकी इंडस्ट्री का आपको नॉलेज हो। आप इंडस्ट्री किसे मुराद है कि और भी डिफरेंट कंपनीज आपकी उस जो फील्ड के अंदर है, तो आपको काफी हद तक आइडिया होता है कि यार मुझे आगे जाके क्या मुश्किल पेश आने वाली हैं, तो क्या मैं उनके लिए तैयार हूँ, क्या मेरे पास रिक्वायर्ड नॉलेज या टीम या कैपेबिलिटी स्किल्स हैं जो मैं इनको टैकल कर सकता हूँ। तो इसलिए इंडस्ट्री का नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। देन आपका एक्सपीरियंस विद रेलेवेंट रेगुलेटरी और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, कौन सी रेलेवेंट रेगुलेटरी एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है। देखें, एक तो चीज है ना कि सिंपल IFRS या 5th शेड्यूल या 4th शेड्यूल कंपनीज एक्ट का वो लग जाएगा। दूसरा होता है कई बार रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी होती है। मिसाल के तौर पर बैंक्स का ऑडिट करना है तो स्टेट बैंक भी तो बीच में है ना, स्टेट बैंक की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। स्टेट बैंक भी कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर फला चीजें आपने डिस्क्लोज करनी है, यूज करनी है। अब ऑडिटर को अगर पता ही नहीं है कि वो स्टेट बैंक क्या मांगता है, तो ये तो चाहे कुछ भी ना करके दिखाएं तो हम किस तरह ऑडिट करेंगे उनका, ठीक है। तो आपको वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि एंड पे रिपोर्ट आपकी है तो आपने बदनाम होना है कि सर आपने किस चीज का ऑडिट किया है, आपको पता ही नहीं है कि ये डिस्क्लोजर रिक्वायर करता है स्टेट बैंक, ये लिखे नहीं हुआ इसके अंदर। एक्जिस्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज प्रोसीजर्स, आपने ये देखना है कि भाई आपकी एग्जिस्टिंग जो आपकी कंपनी है उसके अंदर, आपकी फर्म है उसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स हैं भी या नहीं। क्वालिटी कंट्रोल क्या होते हैं कि ISA
220 और आपका जो है ISQC भी था। वो ये आपसे रिक्वायर करता है कि भाई आपने क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल एक बना के रखना है, आपके हर क्वेश्चन का आंसर उसके अंदर लिखा, प्रिंसिपल्स लिखे होंगे, ये मसला होगा किस तरह देखना, ये होगा किस तरह देखना, कौन किसको रिव्यू करेगा, ठीक है, क्या एनुअली फाइल्स रिव्यू होंगी, कोड रिव्यू होता है, हॉट रिव्यू होता है, मतलब डिफरेंट चीजें। तो आप क्या उनको प्रोसीजर्स को अप्लाई करते हुए रीजनेबल एश्योरेंस ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। अच्छा, देन एक कोड ऑफ एथिक्स के अंदर ही बात है आपकी कि चेंजेस इन प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट। प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट से मुराद अगर ऑडिटर चेंज हो रहा है, तो मतलब लास्ट ईयर कोई और ऑडिटर था, या तो रिटायर हो गया, या वो रिजाइन कर गया, या वो खुदा न खास्ता किसी और रीजन से वो छोड़ गया, तो अब आपको बुलाया गया है, तो अब या आप छोड़ के जा रहे हैं तो किसी और को बुलाया जा रहा है, तो दोनों के ऊपर कोई ना कोई जिम्मेदारी आती है। तो जिम्मेदारी ये है कि भाई जो भी नया बंदा आएगा जिसको प्रपोज किया जा रहा है रखने के लिए, वो एग्जिस्टिंग ऑडिटर के साथ पहले कम्युनिकेट करेगा, लेकिन विद द परमिशन ऑफ मैनेजमेंट की इजाजत के साथ। अगर मैनेजमेंट उसको परमिट करती है कि हाँ जी भाई कर लें डिस्कस, तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं, हम जी ये मैं क्लाइंट लेना चाह रहा हूँ, किस तरह का क्लाइंट है, क्या मसले मसाइल इसके, फला फला फला, ठीक है, तो वो आपको बता देगा, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी का उसने भी ख्याल रखना है। अच्छा, उसने भी बताने से पहले क्लाइंट की परमिशन लेनी है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी देखें बहुत ज्यादा जरूरी है, आपने पढ़ा होगा 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, उसमें आपकी ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल बिहेवियर और आपका क्या था कॉन्फिडेंशियलिटी, स्केप्टिसिज्म की जगह पे वो कॉन्फिडेंस है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी। अच्छा, आप देखें बाकी सारी पांच चीजें बहुत ही ज्यादा अहम है, बहुत ही ज्यादा अहम है, ठीक है, लेकिन अगर कमाई के एंगल से देखें, रोजी रोटी के एंगल से देखें, कॉन्फिडेंशियलिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। क्लाइंट बाकी सारी चार चीजों को इग्नोर कर देगा, आपकी वो कहेगा कोई नहीं यार कॉम्पिटेंट नहीं हो, सीख जाओगे, कोई मसला नहीं है। ऑब्जेक्टिव तो वो चाहते नहीं है कि आप होंगे, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट होना, वो तो चाहता है कि आप इंडिपेंडेंट रहे। इंटेग्रिटी वो कहता है यार चलो कोई नहीं, इंटेग्रिटी भी तुम्हारी जैसे हम वैसे तो सही है, मतलब बाकी चीजों में कोई मसला, लेकिन वो कहता है यार अगर तुमने मेरी इन्फॉर्मेशन ली थी ना, तो मैं फौरन तुम्हें निकाल दूंगा। तो कॉन्फिडेंशियलिटी को क्लाइंट भी नहीं कंप्रोमाइज करता, तो आपने भी प्रैक्टिकली नहीं करना। अगर आप एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट है, मतलब पहले से उनके अकाउंटेंट थे, तो आपने भी उसको इन्फॉर्मेशन बता देनी है कि जो भी आप एज पर लॉ रिक्वायर्ड है उसको जानने के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर वहां से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो आप थोड़ा इधर उधर भी घूम के कोई इंक्वायरीज करके, थर्ड पार्टीज को पूछ के, सोशल मीडिया देखें, उनकी वेबसाइट्स देखें, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इतनी कि आप क्लाइंट के बारे में कुछ ज़हन अपना बना सकें, ठीक है जी। अब आगे जी 210 प्योर के आपने किस तरह टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को एग्री करना है। देखिए कोई भी हम काम करते हैं तो हम एक आमतौर पर पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं आपस में कि अगला जो हमारा महीना 2-2.5 महीने जो हमारा रिलेशनशिप चलना है वो किस तरह चलेगा। तो आप यहाँ पर भी करेंगे, क्योंकि जाहिर है आप ऑडिटर उनके अपॉइंट होने जा रहे हैं, तो ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए पहले तो उन्होंने आपकी कॉन्सेंट ली होगी, मर्जी ली होगी। विदाउट कॉन्सेंट ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। जब भी आप एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर ऑडिटर को अपॉइंट करने पहले उसकी कॉन्सेंट लेनी है। कॉन्सेंट देने से पहले ऑडिटर का काम है 210 भी अप्लाई करके देख ले कि भाई मैं इनको एक एंगेजमेंट लेटर भेजता हूँ, क्या ये एग्री करते हैं मेरी चीजों से, अगर करेंगे तो फिर है, अदरवाइज नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसकी ना आइजा 210 कहता है कि यार कुछ प्री कंडीशन है। प्री कंडीशन से मुराद क्या है कि अगर आपकी मैनेजमेंट ये 2-4 चीजें नहीं मानती तो ऑडिट का सवाल ही पैदा नहीं होता, खत्म कर दो, ठीक है। कौन सी वो 2-4 चीजें? पहले नंबर पे क्या है कि आप उसको कहते हो कि जो AFRF आपने किया है क्या वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। मिसाल के तौर पे क्लाइंट है लिस्टेड, लेकिन वो कहे कि मैंने लगाना है IFRS फॉर SME और मैंने फोर्थ शेड्यूल नहीं मानना कंपनी एक्ट का, मैं 5th शेड्यूल के मुताबिक करूंगा। अब आपने उसे समझाना है कि भाईजान देखें ये कानून आपको कह रहा है, कंपनी एक्ट का 3rd शेड्यूल आपसे कह रहा है कि आपने IFRS लगाने हैं, साथ आपने 4th शेड्यूल लगाना है। अब आप पता नहीं किस जगह पे चल पड़े हैं, तो ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। अगर क्लाइंट कह रहे चलो यार जैसे आप कहते हैं कर लेंगे, फिर तो एक पॉइंट हो गया सही। लेकिन अगर वो कहते हैं नहीं यार हमने वही लगाना है, अच्छा इसमें फर्क क्या होता है, क्यों क्लाइंट छोटे की तरफ जाना जाता है? वो इसलिए जाना जाता है कि जितना छोटा स्टैंडर्ड है उसके अंदर उतनी कम डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स हैं। बड़ा स्टैंडर्ड बहुत डिटेल्ड होता है, जो आप लोग पढ़ रहे हैं ये डिटेल्ड स्टैंडर्ड्स है। अभी आप लोग जब फंड लेवल पे जाएंगे AFR पढ़ेंगे, वहां पर मजीद आपके सामने जब स्टैंडर्ड्स ही खुल के आ जाएंगे सही तरह। अभी तो मेरे ख्याल में उन्होंने दोबारा ओपन बुक पहले होते जब खत्म कर दिए, तो इसमें रिपोर्टिंग कैफ लेवल पे फाइनल में ओपन बुक है, वहां जब आपके सामने स्टैंडर्ड्स ओपन हो गया वो पता चलेगा यार तो दुनिया कुछ हो रहा है, बहुत लंबे छोटे डिस्क्लोजर्स होते हैं। देखे तो होंगे ना स्टैंडर्ड्स इतने बन जाते हैं अगर उनको सबको मिलाया जाए, तो छोटे स्टैंडर्ड्स ऑब्वियसली बहुत छोटी उनकी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स। उनका मकसद ये था कि छोटी कंपनीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स ना लगाई जाए, क्योंकि उनके पास इतना स्टाफ ही नहीं होता कि चीजों को वो देख सके। तो आपने फिर क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि क्या आपका AFRF वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। दूसरे नंबर पे फिर आपने क्या करना है, आपने एग्रीमेंट लेना है मैनेजमेंट का ऑन प्रीमाइस ऑफ ऑडिट। प्रीमाइस से मुराद है कि मैनेजमेंट एग्री करे कि भाई हमारी ये रिस्पांसिबिलिटीज हैं 3 और हम इनको परफॉर्म करेंगे। रिस्पांसिबिलिटीज वही है जो पहले आपने देखी थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन की, इंटरनल कंट्रोल्स की, इंप्लीमेंटेशन और इफेक्टिवनेस की, ठीक है। और आपका क्या है कि ऑडिटर को आपने तमाम इन्फॉर्मेशन देनी है और एक्सेस भी प्रोवाइड करनी है। 3 चीजें प्रीमाइज हैं और एक ऊपर क्या था AFRF। ये चारों चीजें मिलकर क्या बन रही है, आपकी प्री कंडीशंस बन रही है, ठीक है।
अच्छा, अब अगर प्री कंडीशन आर नॉट प्रेजेंट, प्री कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो फिर क्या होगा? ऑडिटर ऑब्वियसली डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। तो उसके बाद उनको बताएगा कि भाई ये होनी चाहिए प्री कंडीशंस, ये मसले मसाइल हैं, इस तरह ऑडिट नहीं हो सकता। तो अगर वो फिर भी नहीं मानते तो फिर आप क्विट कर दें, अनलेस लॉ एंड रेगुलेशन रिक्वायर्ड। अच्छा, लॉ एंड रेगुलेशन ना ये हर जगह पे जब भी आपने विड्रॉ करना है, आपको रूल ऑफ थंब याद रखने, जहां पे बात होगी ना कि आप विड्रॉ कर सकते हैं, साथ आपने लिखना अनलेस लॉ एंड रेगुलेशंस रिक्वायर्ड, ठीक है। अदरवाइज अगर लॉ एंड रेगुलेशन रोक ले फिर तो बंद गए ना। अब कानून ने कह दिया कि नहीं भाई नहीं दे रहे तो कोई नहीं, तुम करो ऑडिट, फिर भी तो फिर कर देंगे, और क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप उसको ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? जब लिमिटेशन ऑफ स्कोप इज इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट सच दैट ऑडिटर वुड बी अनएबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द एफएस। 705 में पहुंच जाए अगर पढ़ा हुआ है तो अभी तक। आईजा 705 के अंदर बात आती है जी एविडेंस नहीं मिलता, स्कोप लिमिटेशन। स्कोप लिमिटेशन ये होती है ना कि एविडेंस नहीं मिला। 3 रीजन उसके अंदर डिस्कस की गई थी कि एविडेंस क्यों नहीं मिलता। हम कोशिश करेंगे थोड़ा लिंक करके चलें इसको। क्या उधर बताया गया? पहला उन्होंने बताया कि जी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस की वजह से एविडेंस नहीं मिला जो एंट्री के कंट्रोल में भी नहीं थे, ठीक है। मिसाल के तौर पर चीजें चल गई है भाई, फैक्ट्री गिर गई है, एंट्री के कंट्रोल में नहीं था, कहां से वो आपको वेरीफाई करना चाहिए। फिर एक था कि जो ऑडिटर की वर्क की नेचर या टाइमिंग की वजह से हो गया। मिसाल के तौर पर स्टॉक टेक करना था 30 जून को, ऑडिटर को अपॉइंट ही बाद में किया गया, ऑडिटर अपॉइंट ही बाद में हुआ। अब क्या करें, 30 जून पर मौजूद ही नहीं था, तो कहां से स्टॉक टेक कर ले। ये भी तीसरी होती है कि मैनेजमेंट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देती, मैनेजमेंट आपको एविडेंस नहीं देती। ये तो जाहिर खतरनाक बात है, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी के ऊपर डाउट रहता है। वहां पर अगर आप ये समझते हैं कि भाई मुझे मैं ओपिनियन नहीं दे सकता, ठीक है, मतलब डिस्क्लेम मुझे करना पड़ जाएगा। डिस्क्लेमर का भी आपको आइडिया होगा 705 में क्या है कि वी डू नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन। आप ये लिखते हो कि हम ओपिनियन देते नहीं है भाई, जाओ ये इशू करो। अब वो अगर सिचुएशन बन जाए वहां पर, तो हमने पढ़ा हुआ है कि हम विड्रॉ करते हैं, लेकिन अनलेस लॉ और रेगुलेशन रिक्वायर्ड। अगर आपको रोक लिया गया है लॉ और रेगुलेशन, तो फिर आपको ऑडिट करना पड़ेगा। दूसरी सिचुएशन क्या थी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है, तो भाई आपने छोड़ देना है, ठीक है। तीसरा क्या है कि मैनेजमेंट डू नॉट एग्री टू अबाउट रिस्पांसिबिलिटी। वो कहते हैं भाई हम अपने प्रीमाइस को मानते नहीं है। प्रीमाइस क्या था आपका? ये हम नहीं जिम्मेदारी लेते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, हमने इंटरनल कंट्रोल्स की जिम्मेदारी लेते, हमने नहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, चलो भाग जाओ, ठीक है जी। तो बेसिकली ये चीज आपकी होगी कि अगर AFRF आपका ना माना जाए, एक्सेप्टेबल ना हो, और प्रीमाइस के ऊपर मैनेजमेंट ना माने, ये दोनों केसेस में भी आपने विड्रॉ कर देना है अनलेस लॉ और रेगुलेशन रिक्वायर्ड अदरवाइज। और अगर मैनेजमेंट ने कोई स्कोप लिमिटेशन लगा दी है, कोई एविडेंस मैनेजमेंट की वजह से नहीं आपको मिल रहा, और आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे अगर ये एविडेंस ना मिला तो मैं तो ओपिनियन नहीं दे सकता, डिस्क्लेम हो जाना है, प्रोवेसिव इफेक्ट है स्कोप लिमिटेशन का, तो फिर उस केस में भी आप विड्रॉ कर दोगे अनलेस लॉ और रेगुलेशन रिक्वायर्ड अदरवाइज, ठीक है जी। अच्छा, बात आ गई एंगेजमेंट लेटर की। एंगेजमेंट लेटर ये आप लोगों को मैं भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, आप प्रैक्टिकल भी देख लीजिएगा। एंगेजमेंट लेटर क्या होता है? वही कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर सारी बातें लिखी होंगी। उसमें आप लिख देंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट का, हमारी रिस्पांसिबिलिटीज क्या है, आपकी रिस्पांसिबिलिटीज क्या है। AFRF को आइडेंटिफाई कर देंगे कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से AFRF के मुताबिक बनी हुई है, और ठीक है वो आपने कर लेना है। रेफरेंस टू एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड। अच्छा, इसके साथ आगे लिखना है एंड एक्सपेक्टेशन दैट देयर माइट बी एनी चेंज इन इट। सही है, ये भी आगे लिखना है कि एक तो आपने रेफरेंस दे देना है कि यार ये वाली रिपोर्ट इशू होगी। आमतौर पे क्या करते हैं, यही लिख दिया था कि ऑडिट रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन 2018 के मुताबिक रिपोर्ट देंगे, ये रेफरेंस हो गया। अब क्लाइंट को भी जाकर देख ले भाई वो कौन सी है, गूगल करोगे सामने आ जाएगा, ठीक है। लेकिन साथ ही आप एक लाइन और भी लिख दोगे कि भाई एक्सपेक्टेड तो यही है, लेकिन हो सकता है कि कोई चेंज भी आ जाए। जाहिर है मॉडिफिकेशन का भी तो बताना है बाद में क्लाइंट के कि भाई आपने तो ये वाली रिपोर्ट दिखाई थी, अब ये क्वालिफाइड क्या होता है, ये वर्ड कहां से आ रहा है बीच में आप डाल दिए, तो आपने पहले यहाँ लिख देना कि भाई सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि चेंज भी हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी आप कुछ चीजें उनके साथ आपकी जो प्लानिंग है वो डिस्कस कर लें। टीम कब आएगी, कब बैठेगी, कब स्टार्ट होगा काम, इंटरनल ऑडिटर की अगर जरूरत है तो किस तरह जरूरत पड़ेगी। इंटरनल ऑडिटर वाला भी आपने स्टैंडर्ड पढ़ लिया होगा, उससे आप 2 तरह का काम ले सकते हैं। एक तो आप उसका किया कराया काम यूज करो, या दूसरे नंबर पे आप उससे असिस्टेंस लो, हेल्प लो, खुद उसको डायरेक्ट करो और वो आपको असिस्ट करे, ठीक है। देन मैनेजमेंट से एग्री करवाओ कि भैया आपने रिप्रेजेंटेशन देनी है, हमें ISA 580 के मुताबिक, बाद में मुकरना जाना कि हम कुछ नहीं लिख के दे, ठीक है। फिर उसको ये भी बताओ क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं और अनअवॉइडेबल रिस्क भी है कि कुछ मिसटेक फिर भी रह जानी है, तो आप इस बात को समझ लेना। ये तो नहीं कह रहे कि एब्सोल्यूट श्योरेंस हम आपको दें। फिर आपने मैनेजमेंट को कहना है कि आप हमें ऑडिटर्स रिपोर्ट के बाद जितने भी इवेंट्स होंगे आपने वो भी हमें बताने हैं। ISA 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स वाला आपने स्टैंडर्ड पढ़ा होगा, वो ये रिक्वायर करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट के बाद, ठीक है, फिर उसके बाद ऑडिटर की डेट के बाद भी, ऑडिटर रिपोर्ट की डेट के बाद भी वो आपने इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर भी एविडेंस देना होता है। अब देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट से लेकर ऑडिटर की डेट तक, वहां तक तो ऑडिटर मौजूद ही होगा ना, वो खुद ले लेगा एविडेंस। मसला आता है कि ऑडिटर रिपोर्ट इशू हो गया, उसके बाद अगर कोई ऐसा मटेरियल कोई एविडेंस आ जाता है, कोई बात हो जाती है कि अगर पहले पता होती तो आपकी रिपोर्ट के ऊपर इंपैक्ट होता, ऑडिटर्स आपको कोई बताएगा तो पता लगेगा ना, तो आपने पहले लिख देना है एंगेजमेंट लेटर के अंदर कि सर अभी साइन करके कहें कि आप देंगे ना इन्फॉर्मेशन,
फिर एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑडिटर्स लायबिलिटी, कोई रिस्ट्रिक्शन अगर है तो किसी भी तरह की वो अभी डिस्कस कर लें भाई, ये ना बाद में जाके हो कि आपने यूजर्स को देनी ही नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए, आपने मैनेजमेंट को देनी है सिर्फ, तो ये तो नहीं ना होता, आपने उसी को रिपोर्ट देनी है जो आपको हायर करता है, ठीक है। देन आपका वही एक्सपेक्टेशन कि आप तमाम इन्फॉर्मेशन हमें देंगे और आप हमें ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देंगे, उनके साथ लेक्चर्स वगैरह, ट्रायल बैलेंस, ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर, वो आपने उनके साथ एग्री कर लेना। फी की बात की जा सकती है कि फी किस तरह होगी, आमतौर पे फी नहीं लिखी जाती, वो कहते हैं म्यूचुअली डिसाइड कर लें, तो म्यूचुअली भी डिसाइड हो सकता है, लेकिन आपने हवाला थोड़ा सा दे देना उसका। रिक्वेस्ट फॉर मेंबर टू एक्नॉलेज रिसीट ऑफ एंगेजमेंट लेटर, एक्नॉलेज का मतलब है साइन कर दें भाईजान कि आपको ये मिल चुका है, बाद में ना कहना कि हमें मिला नहीं है। रेफरेंस टू एनी फर्दर एग्रीमेंट्स, अगर आपको कोई और एग्रीमेंट भी आप मतलब कहें कि सर हमें वैसे नजर आया कि ऑडिट के दौरान आपका अभी ऑडिट स्टार्ट तो नहीं हुआ, लेकिन मोटा मोटा नजर आएगा फिक्स एसेट्स की टैगिंग शेगिंग नहीं हुई, आपके फिक्स एसेट बहुत ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन कोई स्टिकर नहीं लगी, टैगिंग नहीं लगी, कोई रजिस्टर नहीं, हमें कुछ उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली, तो क्यों ना हम आपको फिक्स एसेट रजिस्टर बना के दें मिसाल के तौर पर, क्योंकि ऑडिट के दौरान जरूरी होता है, तो हम आपको बना दें, ठीक है। तो वो अब एक अलग से असाइनमेंट होगी, तो आप उसका भी रेफरेंस दे सकते हो, अब उस इसके अंडर नहीं उसको कर सकते, वो एक अलग से असाइनमेंट होगी। इसके अलावा कोई भी ऑब्लिगेशन है टू प्रोवाइड ऑडिट वर्किंग पेपर्स टू अदर पार्टीज, अदर पार्टीज को आगे ब्रैकेट में लिख लें QCR टीम ऑफ ICAP, ठीक है। अच्छा ये क्या होता है, आपको QCR फर्म्स का पता होगा, ये चलो थोड़ा कर लेते हैं डिस्कस। पाकिस्तान में तकरीबन 850 के करीब आई बिलीव ऑडिट फर्म्स हैं, छोटी बड़ी सारी मिला के, जिसमें से 120-25 जो फर्म्स हैं वो सिर्फ QCR रेटेड है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू रेटेड, जिनको मिली हुई है। अब ये क्या होता है, ICAP का एक बीच में डिपार्टमेंट है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट QAD, मैंने भी वहां पर 6 मंथ्स काम किया हुआ है, तो अब वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो है वो QCR करता है फर्म्स का जाकर, मतलब है कि क्या फर्म ने सही ऑडिट किया है। हम अक्सर सुनते होते हैं ना, वो ऑडिट्स दी ऑडिटर्स, ऑडिटर्स का ऑडिट कौन करता है, तो वो ICAP करता है। एक और भी दादा है लेकिन फिलहाल उसको छोड़ें, ICAP आगे देखता है, फिर वो जिन्होंने सही ऑडिट किया होता है उनको QCR रेटिंग दे दी जाती है। मेरी अपनी फर्म अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज ज़मानत को QCR रेटिंग फर्म है, तो वहां पर जाके मतलब आपको QCR मिलता है। अब यहाँ वो ये कह रहा है कि आपने, अगर आप QCR रेटेड फर्म है या बनना चाह रहे हैं और आपने अपने वर्किंग पेपर जाहिर दिखाने हैं ICAP को, फिर तो मिलेगी आपको QCR की रेटिंग, तो आपने यहाँ पर ये भी लिख देना कि भाई हमने ICAP को दिखाना है, आपको कोई मसला तो नहीं है, अभी से एग्री कर लें उनके साथ। अगर वो कहते हैं मसला है तो फिर मतलब इसका ये मतलब नहीं कि आपने ऑडिट करना ही नहीं है, इतनी बड़ी बात है, छोटी सी बात है, लेकिन उनकी नॉलेज में आ जाए। अगर वो कहेंगे मसला है तो आप उनसे एक लिखवा लेते हैं और वही आपने ICAP को भी दे देना कि सर ये वाला क्लाइंट तो नहीं दिखा रहा था, तो इसलिए हम इनकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते, बाकी आप देख लें जो देखना है, ठीक है। तो ये आपका एंगेजमेंट लेटर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट बात है रिकरिंग ऑडिट। रिकरिंग से मुराद क्या है कि नेक्स्ट ईयर भी वही ऑडिट है, उससे नेक्स्ट ईयर 5-7 साल हो गए ऑडिट करते जा रहे, तो ISA 210 कहते हैं हर बार एंगेजमेंट लेटर बनाने की जरूरत कोई नहीं है, एक ही एंगेजमेंट लेटर अगली असाइनमेंट्स के लिए, अगली एंगेजमेंट्स के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपने ये एक्सेस करते रहना कि कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे तो नहीं है जिसकी वजह से रिवाइज करना पड़े, मतलब मैनेजमेंट चेंज होगी आपकी, कोई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है, ऑनरशिप के अंदर चेंज आ गया है, आपके क्लाइंट पहले छोटा सा था, पिछले साल कोई लेट्स से 100 मिलियन का रेवेन्यू था, इस बार कोई 1.2-1.3 बिलियन के करीब रेवेन्यू पहुंच गया, एसेट्स काउंट थे बहुत ज्यादा हो गए, मतलब इस तरह की चीजें अगर चेंज हो जाए तो फिर ऑब्वियसली उस वक्त आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल कुछ और थी, अब अंडरस्टैंडिंग बदल गई है, अब आपने और हिसाब से चीजें करनी है, ठीक है। तो दो सिचुएशंस में आपने ISA 210 कहता है कि एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज करना। एक सिचुएशन क्या है कि अगर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रिवाइज करनी है, दूसरे नंबर पे ये है कि मैनेजमेंट को आपने कुछ टर्म्स के बारे में रिमाइंड करवाना, मैनेजमेंट भूल गई है, वो हर साल कहते हैं यार अच्छा आपने ये कब कहा था, तो आप उसको लिख के दोबारा दें कि भाई ये तो पहले नहीं कहा था तो अब क्या, ठीक है। देन आगे एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अगर सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बन जाते हैं कि ऑडिटर खुद चेंज करना चाहे तो कर सकता है क्लाइंट के साथ एग्री करके, लेकिन अगर क्लाइंट आपको आ कहता है कि भाईजान ये सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हैं तो आप इसको चेंज कर दें, तो पहले तो आपने देखना है क्या वो जस्टिफाइड है उसकी रिक्वेस्ट। मिसाल के तौर पे आपने स्कोप रखा हुआ था रीजनेबल एश्योरेंस का, ऑडिट का, क्लाइंट आ कहे कि नहीं सर ऑडिटर ने रिव्यू करते हैं, आप इस बार में रिव्यू कर दें, ठीक है। आप कहेंगे यार पहले आपने वहां से ऑडिट का एग्री किया हुआ है, लेटर भी साइंड है, आप कह रहे हैं ये करना है, तो उसके पीछे देखेंगे क्या जस्टिफिकेशन है, ठीक है। अगर तो जस्टिफिकेशन उसकी ठीक हुई, ठीक है, तो फिर आप मतलब मान जाएंगे उसी तरह। लेकिन अगर जस्टिफिकेशन ना हुई ठीक उसकी, ठीक है, वो जस्टिफाई ना कर सका क्लाइंट और वो ना ऑडिटर उसको मना सका है उसके ऊपर, तो फिर आपको ऑब्वियसली अगर तो डिपेंड करता है ना किस लेवल किया, तो फिर आप विड्रॉ भी वहां से कर सकते हैं, ठीक है। और आप उसमें देख लेंगे कि आपने डायरेक्टर्स वगैरह को किस हद तक बताना है। देखिए कई बार जस्टिफिकेशन या चेंज इस तरह की आ सकती है कि मिसाल तौर पर आपने फी रखी हुई थी 5 लाख रुपए एग्री हुआ था, अब क्लाइंट कहता है यार 5 लाख नहीं 4 लाख कर लें प्लीज, ठीक है। और उसने कुछ अपनी सिचुएशन भी बताई है कि देखें काम भी थोड़ा सा कम नहीं है, इस बार आपको ज्यादा वक्त नहीं इसके ऊपर लगेगा, ज्यादा फोकस नहीं होगा, ज्यादा एफर्ट नहीं होगी, टीम थोड़ी कम लगेगी, तो प्लीज जरा मान जाए। अब देखें यहाँ पर अगर आप मान गए तो ठीक है, सही है, लेकिन अगर नहीं भी माने तो अब यहाँ पर
फिर आपने ये डिसाइड करना है कि क्या सिर्फ 1 लाख के पीछे आप क्लाइंट ही छोड़ना चाह रहे हैं, तो छोड़ दें, लेकिन आमतौर पर फिर यहाँ पे नहीं छोड़ा जाता। लाख के पीछे तो नहीं आपने जाहिर ये करना, आपके साथ वो क्लाइंट पहले भी अगर चल रहा है या आगे लॉन्ग टर्म भी चलेगा तो आप उसको रखना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर भी लेते हैं। कुछ चीज़ों पर नहीं होता, जैसे अगर ऑडिट था वो कहीं रिव्यू करना है तो आप कहेंगे नहीं भाई ये तो गेम बिल्कुल ही बदल दी है, अनलेस वहाँ पर भी कोई जस्टिफिकेशन हो। ठीक है जी। अब ISO 220 आ गया आपका क्वालिटी मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड। क्वालिटी मैनेजमेंट आपसे क्या चाहिए? अच्छा देखें, ये लेक्चर्स ऑब्वियसली हमारे थोड़े से लेंथी होंगे क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है, लेकिन हमने इंशाल्लाह इसको 12 लेक्चर्स के अंदर कवर करना है। ठीक है। अच्छा, ये अब रिवाइज हो गया था 220 का, तो ये सामने आपके ICAP की आप बुक ले लें, PDF में डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोगों के पास ऑलरेडी आप पेजेस रिप्लेस कर लीजिएगा, 3-4 पेजेस हैं यहाँ पर बस। अब इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? ISO 220 क्वालिटी कंट्रोल का जो स्टैंडर्ड है, ये भाई आपसे ये चाहता है कि आपने एक तो ISAs के मुताबिक, अपने रेगुलेटरी एप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, और आप इसका ऑडिट किया हो, ठीक है, और उसी के मुताबिक रिपोर्ट भी प्रेजेंट की हो, अप्रोप्रिएट रिपोर्ट। ये ना हो कि जी ऑडिट किया उसके अंदर नेगेटिव इश्यूज हैं, मतलब ऑब्जर्वेशन जिसको आप कहते हैं, मिसस्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन रिपोर्ट आप अनमोडिफाइड दे रहे हैं, या उधर ऑब्जर्वेशन कोई नहीं है, रिपोर्ट आपने क्वालिफाइड दे दी है, तो ये गलत है चीज। ठीक है, वो चाहते हैं यार ये ना हो। अब इसको करने के लिए जो जो आपको करना पड़ना है वो करें। वो करना क्या पड़ना है कि एक तो ऑडिट सही तरीके से हो, ठीक है, उसमें हर जगह पे क्वालिटी आ जाए, लीडरशिप इन्वॉल्व हो जाती है। लीडरशिप से मुराद क्या है कि पार्टनर की जिम्मेदारी है वो सारी चीजों को देखे। एक एंगेजमेंट पार्टनर हो, ऑडिट पार्टनर को एंगेजमेंट पार्टनर कहते हैं, ठीक है, उसने ये देखना है कि भाई उसकी टीम के अंदर कौन कौन लोग हैं, क्या उनकी प्रोफेशनल एथिक्स वैल्यूज वगैरह उनके ठीक है, ठीक है, क्या एक कम्युनिकेशन वगैरह आप उनके साथ सही तरह कर रहे हैं, उनको पता है कि उन्होंने किस तरह काम करना है। टीम आपकी बिल्कुल ठीक लोगों के ऊपर कंसिस्ट करती है, बनी हुई है। देन आपकी एथिकल रिक्वायरमेंट्स, क्या हर टीम मेंबर को अंडरस्टैंडिंग है उसकी एथिकल रिक्वायरमेंट्स की, ठीक है। आमतौर पे आप इन चीजों को ना क्योंकि ऑडिट के अंदर हम कहते हैं कि समथिंग अनडॉक्यूमेंटेड इज समथिंग अनडन। अगर चीज डॉक्यूमेंट ही नहीं हुई तो वो की ही नहीं। आप जितना मर्जी कहते हैं यार हमने की है, वो नहीं की होती, क्योंकि अगर आपने की हो तो आप उसको कहीं ना कहीं लिखत पढ़त में ले जरूर है। चाहे ओरल आपकी डिस्कशन हो, मीटिंग हुई, इंक्वायरी हुई, कोई बातचीत हुई है, उसको भी आपने डॉक्यूमेंट करना है, वरना वो चीज जो है आपकी नहीं मानी जाएगी। कौन नहीं मानेगा? वही ICAP वगैरह वाले QCR के जब आपके आएंगे तो वो उसको एग्री नहीं करेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप उसको डॉक्यूमेंट करें। तो इन तमाम चीजों की भी कंप्लायंस करने के लिए कुछ फॉर्म्स होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स है, तो चेकलिस्ट बना रही है, उसके अंदर क्वेश्चन सारी हो यार आपको कोई ताल्लुक तो नहीं है इस क्लाइंट के साथ, आपको जॉब शॉप तो नहीं करते, फ्यूचर में तो नहीं पोटेंशियल कोई जॉब देखना चाह रहे हैं, आपका स्पाउस आपका रिलेटिव तो नहीं करता, आपने कोई शेयर्स तो नहीं इन्वेस्ट किए हुए, कोई बिजनेस रिलेशनशिप तो नहीं है, तो इस तरह की आप चीजों से पूछ लेते हैं, ठीक है। देन आपका एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप है, इसके अंदर भी आपने पहले अपनी फर्म की पॉलिसीज प्रोसीजर्स वगैरह बनाने के क्या क्या चीजें हमने लाजमी देखनी है, ये होगी तो देन जाके हमने क्लाइंट को एक्सेप्ट करना, अदरवाइज हमने नहीं करना, ठीक है। एंगेजमेंट रिसोर्स से मुराद टीम आपकी, क्या आपके पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज हैं। ये ना हो गया आपने क्लाइंट पकड़ लिया कोई बैंक का ऑडिट करने के लिए, लेकिन आपके पास कोई बंदा ऐसा है जिसने कभी बैंक का ऑडिट किया हो, आपको इतना नॉलेज नहीं है कि आपने बैंक का ऑडिट किस तरह करना है, क्योंकि उनका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है, ठीक है। उसके अंदर स्टेट बैंक भी इन्वॉल्व हो जाता है, उसकी अपनी जो रेगुलेशन है स्टेट बैंक की, स्टेट बैंक एक्ट 1956, वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, तो इसका मतलब चीजें हैं डिफरेंट, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो क्या आप अपनी टीम के अंदर फिर किस तरह के लोग लेकर आना चाहते हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, मतलब अच्छी टीम है, और कई बार आपको फिर एक्सटर्नल बंदों की भी जरूरत पड़ती है। एक्सटर्नल में कई बार कंपनी जिसका आप ऑडिट करने गए क्लाइंट, उनका इंटरनल ऑडिटर भी हो सकता है, कई बार फिर मैनेजमेंट एक्सपर्ट होगा, क्लाइंट का अपना एक्सपर्ट कोई ना कोई, जैसे आमतौर पर फेयर वैल्यू करवाई होती है प्रॉपर्टीज की एज पर IS 16 PP, तो उसके लिए उनका एक्सपर्ट होगा, तो उसके ऊपर आपने उसको किस तरह देखना है। इसका आई बिलीव ये बहुत ही मशहूर ये तो चीज़ है, क्योंकि हर जगह भी आएगी। ISO 500 का पहला 9 है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ऊपर आपने क्या करना है। फिर क्या आपको अपने एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है, लीगल एडवाइजर की, टैक्स कंसल्टेंसी अगर आपको टैक्स में नहीं है इतने इन्वॉल्व। देन कई बार वैल्यूएशन क्लाइंट ने कराई लेकिन आपको कोई रिलायंस नहीं है उसके ऊपर, ठीक है, अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं लग रहा, तो आप अपना एक एक्सपर्ट भी हायर कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है आपने उनको देखना है साथ। देन डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू के अंदर क्या है कि आपने जो एंगेजमेंट पार्टनर वो जिम्मेदार है डायरेक्टली कि उसने भाई उसको तमाम डायरेक्शन भी देनी है, सुपरवाइज भी करना है। हो सकता है कि बार बार हफ्ते में मीटिंग बुला लिया करे, 3 दिन बाद बुला लिया करे, जो भी है, और रिव्यू का भी एक प्रोसीजर होना चाहिए। आमतौर पर प्रोसीजर ये होता है कि आपका जो मोस्ट जूनियर है उसका रिव्यू उससे ऊपर वाला सीनियर करता है, फिर उससे ऊपर सीनियर मैनेजर, सुपरवाइजर वगैरह, सीनियर मैनेजर। मतलब बड़ी फर्म्स में तो खैर बहुत बड़ी हायरार्की होती है, छोटी फर्म्स में कम भी होते हैं। तो ये सारी चीजें
आपने देखनी है जितनी भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है एज पर ISA 230 डॉक्यूमेंटेशन, वो आपने देखनी है क्या सही तरह हो रही है, उनको रिव्यू करना है पार्टनर ने। इसलिए कहते हैं कि हर वर्किंग पेपर के ऊपर रिव्यूड भी लिखा होता है, साइन भी होता है। आप लोगों ने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का वर्किंग पेपर का फॉर्मेट उसके अंदर देखा होगा, उसके अंदर वो मेंशन है कि किसने प्रिपेयर किया, प्रिपेयर्ड बाय, रिव्यूड बाय, डेटेड वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें वो इसलिए होती है कि आपकी ये क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसीजर्स अप्लाई हो सकें। देन कंसल्टेशन, अच्छा कई बार आप कंसल्ट भी कर लेते हैं, कोई ऐसा मैटर आ गया जो मुश्किल है, जो समझ नहीं आ रहा, गाइडेंस आपको चाहिए, तो ISA 220 आपसे कहता है कि भाई आपने उसको भी डॉक्यूमेंट करना है। ये नहीं है कि कंसल्टेशन कॉल पे लिया बस खत्म बात, उसको डॉक्यूमेंट करें, कौन बंदा कंसल्टेंट था, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उसकी कैपेबिलिटीज हैं, स्किल्स हैं, उसके पास क्यों गए आप, अच्छा कंसल्टेशन जो आपने की है क्या किस मैटर के ऊपर डिस्कशन हुई है, मैटर के ऊपर उस बंदे का क्या जवाब था, क्या कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो नहीं था। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो जब तक वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिजॉल्व नहीं होता आप ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं कर सकते। ये आपने बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब आप कंसल्टेशन में चले गए हैं, आपने एक बंदे को पूछा, या तो वो आपकी बात मान जाएगा या आप उसकी बात मान जाएंगे। जब तक डिफरेंस है दोनों के ओपिनियन में, तब तक आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं करनी, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट का एक सिंपल सा फॉर्मूला आपने माइंड में रखना है कि उसकी डेट आपने तब डालनी है, तब साइन करनी है जब तमाम तर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल चुका हो। ठीक है, अगर नहीं मिला, एक भी चीज रहती है, तो अभी आप ऑडिट रिपोर्ट नहीं इशू कर सकते। क्लियर है जी। देन एक होता है एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू। एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू से बता रहे कि एंगेजमेंट पार्टनर से हटके कोई और बंदा मतलब उसको कहते हैं एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, EQCR, वो आके भी अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली रिव्यू करता है आपकी फाइल्स को, ऑडिट को, कि आपने किस तरह का ऑडिट किया है। मतलब जैसे ICAP है, ये तो एक्सटर्नल हो गया ना, ये तो रेगुलेटरी बॉडी होगी, लेकिन फर्म के अंदर भी हो। अब अच्छा कई बार मसला ये होता है कि फर्म का अगर पार्टनर ही एक है, सोल प्रोप्राइटर फर्म है, और कोई है ही नहीं पार्टनर जो उसको रिव्यू करे, वहां पर भी स्टैंडर्ड कहता है कि चलो आपको थोड़ी अलाउ कर देते हैं कि आप अपने तौर पे देख ले, ठीक है, लेकिन कोशिश करें फिर भी अगर आपको थर्ड पार्टी बंदा बुलाकर उससे दिखा लें, लेकिन अगर वो भी आपके रिसोर्सेज नहीं है तो आपको देख लें। लेकिन जहां पर भी कोई और है, एक से ज्यादा पार्टनर है, तो देयर मस्ट बी EQCR, एक लाजमी EQCR होना चाहिए। अब EQCR लिस्टेड कंपनी के ऑडिट के लिए तो लाजमी है, स्टैंडर्ड बोलता है, ठीक है, आपके इधर नहीं है मेंशन, लेकिन स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि EQCR लिस्टेड कंपनी के लिए लाजमी है। लिस्टेड के अलावा जो कंपनीज हैं उनके लिए आपकी फर्म की अपनी पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि पॉलिसी में आती है वो चीजें नहीं आती, ठीक है। अब यहां पर भी अगर आपका जब EQCR इन्वॉल्व हो गया एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, जब तक उसके साथ उसकी रिपोर्ट नहीं आती, ठीक है, तब तक आप ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं कर सकते। क्योंकि जाहिर जब भी आपने किसी बंदे को इन्वॉल्व करना है, आपने उसके साथ बैठ के मसाइल अपने जितने भी हैं उनको रिजोल्व करना है। जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तमाम के तमाम रिजोल्व होने चाहिए। जब तक वो रिजोल्व नहीं होते आप ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं कर सकते, ठीक है। देन मॉनिटरिंग एंड रेमिडिएशन, आप एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है मॉनिटर भी करना है फर्म की पॉलिसीज वगैरह को, उसके अंदर क्या इश्यूज हैं, ठीक है, और तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आमतौर पे एनुअल एक मीटिंग होती है, उसमें दोबारा तमाम चीजें डिस्कस कर ली जाती हैं और डॉक्यूमेंट कर लेना है। ISA 230 डॉक्यूमेंटेशन का स्टैंडर्ड है। अब ये जो भी आप स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ना, वहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेशन का एरिया लाजमी आएगा कि आपने इस स्टैंडर्ड के बारे से क्या डॉक्यूमेंट करना है। इसको याद करने का आसान सा तरीका है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे इस रेलेवेंट स्टैंडर्ड के, उनको अचीव करने के लिए जो भी हमने काम किया, हमने हर चीज को डॉक्यूमेंट कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने कहा था कि भाई आपने अपना एथिकल रिक्वायरमेंट्स वगैरह देखनी है तो उनको डॉक्यूमेंट कर लें, आपने कंसल्टेशंस करनी है डॉक्यूमेंट कर लें, आपने EQCR को हायर करना है डॉक्यूमेंट कर लें, ठीक है। तो इस तरह की सारी चीजें आपने इसमें लगा लेनी। क्लियर है? अच्छा, पेपर के अंदर ना अब यहां से आई बिलीव के बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत सादा सी जनरल सी बातें हैं, तो कोई कंक्रीट सी बात तो नहीं। वो आपसे पूछेगा, ये पूछ सकता है कि लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, थोड़ा उसमें बता दें, या वो ये सिंपल पूछ सकता है कि कौन कौन से एरियाज को कवर करता है ISA 220, तो ये 7-8 एरियाज जो है वो आप मेंशन कर देंगे सिंपल बुलेट्स की फॉर्म में, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपका टेस्ट आज आ जाएगा तो आपने उसको भी लाजमी करना है। टेस्ट जिन लोगों ने सेशन के लिए वो एनरोलमेंट करवाई है, और इंशाल्लाह फिर मैं खुद मार्क करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।